गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुप्रभात। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के नेहरू स्टडी सेंटर और डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस के संयुक्त तत्वाधान में ये जो एक अनोखा नवाचार जो किया जा रहा है उसमें आप सभी लोग जो भागीदार बन रहे हैं, मेरे यूट्यूब के साथी और मेरे जूम के जो साथी हैं, उन सबका मैं स्वागत करता हूँ। और साथियों, आज जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज 22 जुलाई है। 22 जुलाई 1947 को हमारी संविधान सभा में क्या हुआ उसके बारे में मैंने कल पहले ही आपको लोगों को संकेत दे दिया, लेकिन आज हम लोग पूरा डिटेल में बहुत विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। लगभग 2 घंटे की इस चर्चा में एक एक बात पर, एक एक मुद्दे पर हम लोग चर्चा करेंगे। किस सदस्य ने आज क्या बोला उस पर चर्चा करेंगे। 22 जुलाई 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज के संदर्भ में जो प्रस्ताव रखा गया उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। उस प्रस्ताव पर किन किन सदस्यों ने क्या बोला उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और आज की इस चर्चा से कई सारे कंफ्यूजन दूर होंगे, खासकर ध्वज समिति, झंडा समिति क्या थी, कौन थे लोग उसमें, उसको लेकर बहुत सारी भ्रांतियां अक्सर हम लोग देखते हैं, उसको भी हम लोग दूर करेंगे। और साथियों, कल जाने से पहले मैंने आप लोगों को कहा कि कल के समाचार पत्र में एक बहुत बड़ी न्यूज़ छपी थी। राष्ट्रीय जो ध्वज है, जिस पर तिरंगा दिवस या झंडा दिवस हम लोग कहते हैं, उस पर एक न्यूज़ छपी थी। उस न्यूज़ के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये जो प्रस्ताव रखा गया पंडित नेहरू जी द्वारा, उस पर किन किन लोगों ने संशोधन लाए थे उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, किन किन लोगों ने पार्टिसिपेट किया। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को झंडा दिवस, तिरंगा दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयाँ। और तिरंगा एक ऐसा ध्वज है, तिरंगा एक ऐसा झंडा है जिसको देखकर देश के लोगों में एक ऊर्जा का संचार होता है, एक मोटिवेशन मिलता है। और ध्वज को देखते ही हमको गर्व की अनुभूति होती है। हम अपने देश के बारे में क्या सोचते हैं, अपने राष्ट्र के बारे में क्या सोचते हैं। हमारे लिए राष्ट्रीय ध्वज को फहराना, लगाना एक तरह से हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ही भाग है। आज 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के इस चौथे सत्र में राष्ट्रीय ध्वज को लेकर क्या क्या बातें हुई उस पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। मैंने जैसा कहा, बहुत सारे कंफ्यूजन आज आप लोगों के दूर होंगे। अगर आप लोगों के इस संदर्भ में किसी भी प्रकार के कोई प्रश्न है उस पर भी बात कर सकते हैं। तो यूट्यूब के साथी और मेरे जूम के साथी जरा देखिएगा क्या हो रहा है। 22 जुलाई को मंगलवार है, उस दिन मंगलवार है। वहां पर 22 जुलाई 1947 भारतीय संविधान सभा के वाद विवाद की सरकारी रिपोर्ट, और रिपोर्ट के प्रारंभ में ही, रिपोर्ट का जो प्रारंभ का जो कवर पेज है उसके प्रारंभ में ही कल का जो न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ थी, हालांकि आप लोगों ने देख ली होगी, कहीं मैंने मीडिया पर भी, कहीं जो सोशल मीडिया के जो माध्यम है वहाँ पर भी मैंने संचार की, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के सामने इसको रख रहा हूँ ताकि कई सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो सके। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का वो फोटो है जो 22 जुलाई 1947 को जब वो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा जब वो सौंप रहे थे उस समय का ये फोटो है पंडित नेहरू जी का। और देखिए, तो तिरंगे में अशोक चक्र के साथ होता स्वास्तिक चिन्ह, ये क्या है, ऐसा क्यों लिखा है न्यूज़पेपर वालों ने, उस पर भी बात करेंगे। फिर इसके बाद में लिखा झंडा दिवस कल, यानी ये कल का पेपर है। संविधान सभा के सदस्य केवी कामत लिख दिया, जबकि यहाँ एचवी कामत होना चाहिए, हरि विष्णु कामत होना चाहिए। ने रखा था संशोधन, लेकिन झंडे को देखते ही वापस ले लिया। बहुत सुंदर सी बात लिखी हुई है। एचवी कामत साहब का क्या संशोधन था, वो संशोधन हूबहू अखबार वालों ने छापा है, उस पर हम भी चर्चा करेंगे। हम तो हूबहू खैर चर्चा कर ही रहे। साथ ही साथ आप देख सकते हैं बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें रखी है। क्या एचवी कामत साहब कहना चाह रहे थे, क्यों रखना चाहते थे, उस बात का भी उल्लेख है। धर्म चक्र, अशोक चक्र की बात का भी उल्लेख है। साथ ही साथ में आपके इस भाई का भी एक कमेंट जो है वो यहाँ न्यूज़पेपर में दे रखा है, छोटा सा, क्या है इसको भी देख सकते हैं। नवीन जिंदल बनाम भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2002 में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने जो निर्णय दिया, उस निर्णय के बाद में 365 दिन 24 घंटे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को लगाने का जो हमारा अधिकार है, उस अधिकार को जो स्वीकार किया गया, उस पर मैंने थोड़ी सी बात की है, हल्का सा आपको दिखाई दे सकता है। इसके बाद में देखिए कितनी सुंदर सी बात लिखी है कि संविधान सभा में झंडा समिति नाम की कोई समिति नहीं थी, उस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। झंडा समिति नहीं थी, आप इसे उप समिति कह सकते हैं, आप इसे एडॉक कमेटी कह सकते हैं। एंड यू नो वेरी वेल, नाउ यू आर अवेयर कि समिति और उप समिति में फर्क क्या है। आप अवेयर है कि समिति और तरदर्द समिति में फर्क क्या है, उस पर भी हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे। इसके अलावा राजस्थान के 2 मेंबर हैं जिन्होंने आज संविधान सभा में झंडा
जो रखा जा रहा है, जो राष्ट्रीय ध्वज के संदर्भ में जो प्रस्ताव रखा जा रहा है, उस पर अपने विचार व्यक्त किए थे। एक डॉक्टर मोहन सिंह मेहता है और दूसरे जोधपुर के जय नारायण व्यास जी है। मोहन सिंह जी मेहता साहब का हम लोग नाम कभी राजस्थान से संविधान सभा के मेंबर की लिस्ट जो आती है उसमें अक्सर नहीं देखते हैं, लेकिन बिल्कुल साफ साफ अखबार ने छापा है कि डॉक्टर मोहन सिंह जी मेहता और जय नारायण जी व्यास दोनों वो लोग हैं जो संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा जो ध्वज के संदर्भ में जो प्रस्ताव रखा जा रहा है उस पर अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। इसके अलावा आपको यह भी मालूम होना चाहिए, यह भी इन्होंने लिखा कि सरोजनी नायडू एकमात्र महिला है जो उस दिन राष्ट्रीय ध्वज के संदर्भ में अपने विचार रखती है। इतने सारे प्रश्न बन सकते हैं। और यहां देखो नीचे एक इन्होंने विशेष कॉलम बना के लिखा है कि जब यह प्रस्ताव स्वीकार हो गया तो आधा मिनट तक सदस्य खड़े होकर उन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। यानी संविधान सभा के जो मेंबर्स हैं वो आधा मिनट तक खड़े रहे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के सम्मान में। आज इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने वाले हैं। मुझे लगता है आज अपनी जो 2 घंटे की जो चर्चा होगी उसमें बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट आएंगे, बहुत सारे ऐसे प्रश्न हो सकते हैं जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। लीजिए, मंगलवार 22 जुलाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में सुबह 10 बजे बैठक स्टार्ट हो रही है। परिचय पत्रों की पेशी। पहले आ रहे हैं जयसुख लाल हाथी, ये एक नए मेंबर आ रहे हैं संविधान सभा के, नाम है जयसुख लाल हाथी। इसके बाद में सीधा राम नारायण सिंह जी बोल रहे हैं जो कि बिहार से आते हैं। राम नारायण सिंह जी एक वैधानिक आपत्ति दर्ज करवा रहे हैं। शुरुआत में वो कह रहे हैं कि साहब आज 22 जुलाई 1947 हो गई है और हम सब लगातार ये कह रहे हैं कि संविधान सभा एक संप्रभु संस्था है, संविधान सभा पर किसी बाहरी कोई दबाव नहीं है। तो हम लोग जो संविधान सभा में काम करते समय जिन लिफाफों को यूज करते हैं, जिन एनएलएफ्स को यूज करते हैं, उस पर जो छाप लगी हुई है वो ब्रिटिश सम्राट की लगी हुई है। जबकि हम लोग कह रहे हैं कि संविधान सभा एक संप्रभु संस्था है, तो ऐसे कैसे? राम नारायण सिंह जी क्या कह रहे हैं हूबहू मैं आपके सामने रख रहा हूं। स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब अंग्रेजी में बोल रहे हैं। श्रीमान जी, एक बड़े महत्वपूर्ण वैधानिक विषय की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि हम एक सर्वाधिकार प्राप्त संस्था के रूप में शामिल हो रहे हैं और भावी स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण करने जा रहे हैं, लेकिन सर सभा के दफ्तर द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले लिफाफों के ऊपर अब भी सम्राट की सेवा जैसे शब्द दिखाई देते हैं। तो सर ये सम्राट की सेवा या उसकी जो सील है वो क्यों लगी हुई है लिफाफे पर, जबकि हमारी संविधान सभा एक संप्रभु संस्था है? ऐसा राम नारायण सिंह जी प्रश्न उठाते हैं संविधान सभा में, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं मिलता है। जवाब देने की जरूरत ही नहीं है। 22 जुलाई 1947 को हम लोग आजाद नहीं थे, हम लोग 15 अगस्त 1947 को आजाद हुए, आप और हम सब जानते हैं। अब आ रहा है राष्ट्रीय पताका संबंधी प्रस्ताव, राष्ट्रीय ध्वज संबंधी प्रस्ताव। कौन ला रहे हैं जरा देखिएगा। अध्यक्ष, हम कार्यक्रम को लेंगे। कार्यक्रम का पहला विषय पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पताका विषयक प्रस्ताव है। बिल्कुल आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम पुकारा कि वो आए और राष्ट्रीय ध्वज के संदर्भ में अपना प्रस्ताव रखें। बहुत महत्वपूर्ण बात है, 22 जुलाई 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह प्रस्ताव रखा था। साथियों, मैं यहां एक बात बताना चाहूंगा। 22 जुलाई 1947 से 12-14 दिन पहले राष्ट्रीय ध्वज कौन सा बनाया जाए, राष्ट्रीय ध्वज के रूप में किसे अपनाया जाए, इसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया था जो कि एडॉक कमेटी है, जो कि एक उप समिति है और उस कमेटी के अध्यक्ष खुद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 10 जुलाई 1947 को संविधान सभा से इतर इन लोगों ने एक बैठक की थी। उस समिति में राजस्थान से एकमात्र जो व्यक्ति है वो हीरालाल शास्त्री है, जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के संदर्भ में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में जो कमेटी गठित की गई है उसके एक मेंबर राजस्थान से हैं हीरालाल शास्त्री जी। मैं यहां पर आपको एक बात और बताना चाहूंगा, डॉक्टर BR अंबेडकर साहब भी राष्ट्रीय ध्वज के संदर्भ में जो कमेटी बनाई गई है उस कमेटी के एक मेंबर है। यह बात भी आपको मालूम होनी चाहिए। सरोजनी नायडू भी आपको एक मेंबर के रूप में वहां दिखाई देगी। KM पनिकर साहब भी उसमें कमेटी के एक मेंबर के रूप में आपको दिखाई देंगे। मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब भी उस कमेटी के एक मेंबर है। यह बात भी आपको ध्यान रखना। JB कृपलानी जी तो कमेटी के मेंबर भी नहीं थे, तो पता नहीं JB कृपलानी जी को लेकर कहां से यह बात आ गई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही उस एडॉक कमेटी के अध्यक्ष थे, चेयरमैन थे। यह बात भी आपको मालूम होनी चाहिए। उस कमेटी में पंडित जवाहरलाल नेहरू,
मेंबर नहीं थे, एक आमंत्रित सदस्य के रूप में, एक विशेष सदस्य के रूप में उन्हें आमंत्रित किया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू को, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी, उस कमेटी के वो मेंबर नहीं थे, विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में उन्हें उस बैठक में बुलाया गया था। उस बैठक में कई फैसले हुए थे। उस बैठक में एक फैसला यह हुआ कि जो राष्ट्रीय कांग्रेस है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कांग्रेस उस समय की थी, उस कांग्रेस का जो झंडा है उसी को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया जाएगा, ये निर्णय लिया गया था। बिल्कुल ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। और जेबी कृपलानी साहब उस कमेटी के मेंबर नहीं थे, तो अध्यक्ष होना तो बहुत दूर की बात है, ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। तो अब नेहरू जी ने प्रस्ताव रखा। क्या प्रस्ताव रखा? हूबहू मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं, एज इट इज। जो शब्द जो बोले गए थे उस समय प्रस्ताव के दौरान, वो आपके सामने रख रहा हूं। देखिए जरा, वो कह रहे, क्या कह रहे? अध्यक्ष महोदय, निम्न प्रस्ताव को पेश करने का मुझे गौरव है। पंडित नेहरू कह रहे मुझे गौरव है। क्या गौरव है? इन्वर्टेड कॉमा में, निश्चय किया जाता है कि भारत का राष्ट्रीय झंडा तिरंगा होगा, जिसमें गहरे केसरिया, हम लोग अक्सर कह देते हैं कि एक रंग जो है केसरिया है, एक रंग जो है हरा है, एक रंग है जो सफेद है। प्रस्ताव में क्या लिखा है? गहरा केसरिया। ये बिल्कुल बात मालूम होनी चाहिए। गहरा केसरिया, सफेद और गहरा हरा रंग। हम हरा रंग बोल देते हैं, हरा रंग में भी कई सारे शेड्स हो सकते हैं। तो गहरा हरा और गहरा केसरिया और सफेद रंग, ये तीन रंग है। प्रस्ताव में ये लैंग्वेज लिखी हुई है, गहरा केसरिया, सफेद और गहरा हरा रंग का ये प्रस्ताव संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखा जा रहा है। फिर सुनिएगा, निश्चय किया जाता है कि भारत का राष्ट्रीय झंडा तिरंगा होगा, जिसमें गहरा केसरिया, सफेद और गहरा हरा रंग की बराबर की तीन आडी पट्टियां होगी। ऐसा वो कह रहे हैं। सफेद पट्टी के केंद्र में चरखे के प्रतीक स्वरूप गहरे नीले रंग का एक चक्र होगा। तीन आडी पट्टियां होगी, तीनों का जो आकार है वो बराबर होगा, और बीच में जो है सफेद रंग का जो है वो उसको पूरा कवर करते हुए एक नीले रंग का चक्र होगा। चक्र की आकृति उस चक्र के समान होगी जो सारनाथ के अशोककालीन सिंह के स्तूप के शीर्ष भाग पर स्थित है। साफ लिखा हुआ है। फिर आगे लिखा है, चक्र का व्यास सफेद पट्टी की चौड़ाई के बराबर होगा। यानी सफेद पट्टी इस तरह से होती है तो चक्र का जो व्यास है इसके बराबर होगा, ऐसा कहा जा रहा है। छोटा या बड़ा नहीं होगा, ना इससे बड़ा होगा ना इससे छोटा होगा, इसके बराबर होगा। चक्र का व्यास सफेद पट्टी की चौड़ाई के बराबर होगा। राष्ट्रीय झंडे की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3 होगा। चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3 होगा, ऐसा कहा जा रहा है प्रस्ताव के माध्यम से। इसके बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक ऐतिहासिक उद्बोधन संविधान सभा में देखने को मिलेगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू के ऐतिहासिक उद्बोधन के बारे में मैं आपको बता देता हूं। नेहरू जी का एक उद्बोधन 13 दिसंबर 1946 को जब उद्देश्य प्रस्ताव रखा, उस समय कहा है, हालांकि नेहरू जी बहुत एक्टिव मेंबर में से थे, 10 जो टॉप 10 मेंबर जो है उसमें उनका नाम 9वें नंबर पर आता है, लेकिन उनकी कुछ भाषण बड़े ऐतिहासिक माने जाते हैं। उनमें से एक भाषण ये भी है, एक भाषण 14 अगस्त 1947 वाला भी हम लोग बाद में सुनेंगे। तो पंडित नेहरू जी क्या कह रहे हैं, इसमें वो राष्ट्रीय झंडा जो है उसकी इंपॉर्टेंस बताएंगे, उसमें जो अलग अलग कलर जो है उसकी इंपॉर्टेंस बताएंगे, कलर का संबंध क्या किसी धर्म से है उसके बारे में भी वो बात रखेंगे। साथ ही साथ हमारा राष्ट्रीय झंडा जो है उसका इतिहास क्या है उस पर भी बात करने वाले हैं। तो बहुत विस्तार से आप देखिएगा। श्रीमान जी, ये प्रस्ताव साधारण भाषा में है, इनकी भाषा थोड़ी सी लाक्षणिक भी है, और जो मैंने शब्द रखे हैं उसमें तेज और उत्साह नहीं है। फिर भी मुझे विश्वास है कि इस हाउस में बहुत से सदस्य उस तेज और उत्साह का अनुभव कर रहे होंगे जिसका इस समय मैं अनुभव कर रहा हूं, क्योंकि इस प्रस्ताव तथा झंडे के पीछे जिनको हाउस के समक्ष स्वीकार करने के लिए पेश करने का मुझे गौरव है, इसका एक लंबा इतिहास है, ऐसा नेहरू जी कह रहे हैं। एक इतिहास है, राष्ट्रीय जीवन के एक अल्पकाल का घटनाओं से परिपूर्ण इतिहास है। कभी कभी थोड़े से समय में हम शताब्दियों के मार्ग को तय कर लेते हैं। क्या बात कही है। कभी कभी कुछ घटनाएं इतनी तीव्र घटित होती है कि थोड़े से समय हम शताब्दियों का मार्ग प्राप्त कर लेते हैं, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं। किसी व्यक्ति का केवल जीवन व्यतीत करना इतना महत्व नहीं रखता है जितने कि उसे अपने व्यक्तित्व द्वारा अपने अल्पकालीन जीवन में किए गए कार्य महत्व रखते हैं। वाह, ऐसा बहुत खूबसूरत बात कही है। आप लोग जानते हैं स्वामी विवेकानंद जी जो है
उनका बहुत जीवन जो है छोटा रहा है, लेकिन आज उन्हें विश्व में उन्हें याद किया जाता है। आपका जीवन भले ही छोटा हो, लेकिन कार्य जो आपके छोटे जीवन में इतने कर दिए जाए कि दुनिया बाद में याद करे। कितनी महत्वपूर्ण बात पंडित नेहरू जी ने कही। क्या कही? किसी व्यक्ति का केवल जीवन व्यतीत करना इतना महत्व नहीं रखता है जितना कि उस व्यक्ति द्वारा अल्पकाल में जो काम किए गए हैं वो महत्व रखता है। आज विवेकानंद जी को हम लोग क्यों याद करते हैं? इतनी छोटी उम्र में हम लोगों के बीच में से चले गए, लेकिन पूरी दुनिया उनको याद करती थी। जीवन भले ही छोटा हो, लेकिन छोटे जीवन में भी कार्य इतने बड़े कर देना चाहिए। इसी की ओर संकेत कर रहे हैं नेहरू जी। किसी राष्ट्र का केवल अस्तित्व इतना महत्व नहीं रखता है जितना कि उस राष्ट्र के द्वारा अपने जीवन के विभिन्न काल में किए गए कार्य महत्व रखते हैं। मैं ये कहने का साहस रखता हूं कि पिछले 25 वर्ष में भारत संगठित रहा है और उसने संगठित होकर कार्य किया है। जिन भावनाओं से भारतीय जनता परिपूरित है वह कुछ वर्षों का क्षणिक आवेश ही नहीं है, बल्कि उससे बहुत कुछ अधिक है। उनका नाम इतिहास में आ चुका है और उस इतिहास को उन्होंने स्वयं गौरवान्वित किया है। वह देश हमारी पैतृक संपत्ति है। इस कारण इस प्रस्ताव को पेश करते समय मेरे सामने सारी घटनाएं एकदम फिल्म की भांति दिखाई देती है, ऐसा पंडित नेहरू जी कह रहे हैं। अनेक स्मृतियां मुझे घेरे हुए। इस महान राष्ट्र ने स्वतंत्रता के लिए जो महान युद्ध किया, मुझे उसकी सफलताएं और असफलताएं याद आती है। एक्चुअली में पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने इस उद्बोधन में देश की जो यात्रा स्वतंत्रता आंदोलन को जो लेकर रही है उसकी तस्वीर अपने सामने रख रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हमारा जो ये इतिहास रहा है उसमें हमको सफलता है, असफलता है, आज मुझे एकदम पिक्चर की भांति दिखाई दे रही है, ऐसा पंडित जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं। और आप देखिएगा, बिल्कुल राष्ट्रीय ध्वज जो है वो किसी भी देश के नागरिक के लिए मेरे हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। राष्ट्रीय ध्वज आप देखते हैं, राष्ट्रीय ध्वज को आप लहराते हुए देखते हैं, राष्ट्रीय ध्वज को आप खुद फहराते हैं, या राष्ट्रीय ध्वज अगर आपके पास है तो आपके शरीर में, आपके बदन में एक अलग प्रकार का उत्साह, एक अलग प्रकार की ऊर्जा को आप अनुभूत करते होंगे। आप जब देखिएगा, जब भारत की टीम, चाहे कोई भी टीम हो, चाहे भारत का कोई भी खिलाड़ी जब विश्व स्तर पर किसी भी प्रकार की सफलता अर्जित करते हुए आपको टीवी में कहीं दिखाई देता है तो आप महसूस करेंगे कि आपके जो बदन में जो रोएं हैं वो खड़ी हो जाती है। बिल्कुल राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा हमारा ऐसा ही है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू उसका भाषण जब रख रहे हैं उसके ऊपर, तो इसी प्रकार की तस्वीर आप लोगों के सामने रख रहे हैं, इसलिए मैंने उनके उद्बोधन को ऐतिहासिक उद्बोधन में शामिल किया है। फिर वो कह रहे हैं, इस महान राष्ट्र ने स्वतंत्रता के लिए जो महान युद्ध किए हैं, मुझे उसकी सफलताएं और असफलताएं आज दिखाई दे रही है। मुझे याद है और इस हाउस के अनेक सदस्यों को याद होगा कि हम किस प्रकार इस झंडे को लेकर गौरव और उत्साह से ही नहीं वरन शरीर में एक स्फूर्ति और उत्तेजना समेत मानते थे। वो कह रहे हैं कि किस प्रकार से हमने झंडे की लड़ाई लड़ी है। 1930 में जब अपने स्वतंत्रता दिवस मनाया था पहली बार, किस प्रकार से हम लोगों ने झंडे को लगाना शुरू किया, और मेरे संविधान सभा में जो मेंबर्स बैठे हैं वो लोग इस बात को महसूस करते होंगे कि शरीर में उस झंडे को देखकर किस प्रकार की स्फूर्ति उनमें आ जाती थी, किस प्रकार की उत्तेजना उनमें आ जाती थी। बिल्कुल राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा हमारा इसी प्रकार का मैसेज देता है। फिर वो कहते हैं, कभी कभी जब हम पराजित और निरुत्साह हो जाते हैं तब इस झंडे का दर्शन कर आगे बढ़ने के लिए उत्साह मिलता है। क्या बात कही है कि जब जब हम लोग हारे हैं, जब जब हमको असफलता मिली है, जब जब हमको पराजय मिली है, इस झंडे को हम लोग देखते थे और इस झंडे से हमको उत्साह प्राप्त हो जाता था, ऐसा पंडित जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं, उस समय हम में से अनेकों ने, आज यहाँ जो उपस्थित नहीं है, हमारे अनेकों साथी जो संसार से कूच कर गए हैं, इस झंडे को थामे रहते थे और बहुत से तो मृत्यु पर्यंत इस झंडे को थामे रहे हैं। वो कह रहे हैं, पंडित नेहरू उन लोगों का योगदान याद कर रहे हैं कि जो लोग आज सभा में उपस्थित हैं और जो लोग आज सभा में उपस्थित नहीं है, उन लोगों ने झंडे को थामने के लिए क्या क्या काम किया है, उसको पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने उद्बोधन के माध्यम से आज स्मरण कर रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं, अब मैं पूर्णतया अनुभव करता हूं, जैसा कि ये हाउस भी अनुभव करेगा, कि हमारी इस विजय में अनेक प्रकार की रुकावटें डाली गई। ऐसी भी अनेक घटनाएं हुई, विशेषकर पिछले कुछ महीनों से, जिनसे हमें दुख पहुंचा और जिन्होंने हमारे इस हृदय पर आघात किया। हमने देखा कि हमारी प्यारी जन्मभूमि में कुछ भाग काट दिए गए। हमने अनेकों मनुष्यों को असहाय कष्ट भोगते हुए देखा, अनेकों बेघर होते हुए देखा, अनाथ होते हुए देखा, पागल की तरह भटकते हुए देखा। हमने और भी बहुत सी बातें देखी जिनको हम इस हाउस में दोहराने की मैं आवश्यकता महसूस नहीं करता, लेकिन हम उन्हें भूल नहीं सकते। वो कह रहे हैं कि हमने बहुत दुख देखे इस दिन को लाने के लिए, बहुत सारी बातें हमने महसूस की। मैं उन सारी बातों को आज याद नहीं करना चाहता, लेकिन मैं उस बातों को भूल भी नहीं सकता, ऐसा पंडित नेहरू कह रहे हैं।
फिर कह रहे हैं इन तमाम दुखों ने हमारे मार्ग में बाधाएं डाली, विजय प्राप्त कर लेने पर भी हमारे लिए ये बाधाएं आज भी है, हमें अभी और आगे बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना करना है। फिर भी मेरे ख्याल से ये सच ये है और इसे मैं सच ही समझता हूं कि ये समय विजय का है और हमारे समस्त संघर्षों के परिणाम इस समय ये विजय है। इसके बाद में संविधान सभा के कई सारे मेंबर्स वाह 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 शब्दों का प्रयोग करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के आज के इस भाषण में कई जगह पर वाह वाह शब्द आपको दिखाई देंगे, आज कई जगह पर तालियां बजती हुई दिखाई देंगी, कई जगह पर हर्ष ध्वनि लिखी हुई दिखाई देगी आपको। इसका मतलब बड़ा वाकई में ऐतिहासिक उद्बोधन है। फिर वो कह रहे हैं अनेकों घटनाएं जो हो चुकी है उन पर बहुत पश्चाताप तथा खेद प्रकट किया गया है। उन घटनाओं के कारण मैं भी दुखी हूं, हम सब मन से दुखी हैं, लेकिन विजय के दूसरे पहलू में हमने जो कुछ भी हुआ उसको पहचाना है, क्योंकि विजय में हर्ष है। ये कोई छोटी बात नहीं है कि उस महान तथा शक्तिशाली सरकार ने जिसने देश में साम्राज्यवादी का आधिपत्य जमा रखा था, अपना शासन समाप्त करने का निर्णय लिया। क्या बात कही है पंडित नेहरू ने। पंडित नेहरू कह रही है कि छोटी मोटी बात नहीं है, दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर शक्ति ने, जो साम्राज्यवादी शक्ति है, उसने अब निर्णय लिया कि इस देश को आजादी देनी पड़ेगी। ये हमारे लिए बड़ा हर्ष का विषय है, ये हमारे लिए बड़ा विजय का विषय है। फिर वो कह रहे हैं हमने उस उद्देश्य को प्राप्त कर लिया अथवा शीघ्र ही प्राप्त कर लेंगे, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है। हमारे उद्देश्य की पूर्ति ठीक उसी प्रकार नहीं हुई है जिस प्रकार हम चाहते थे। पंडित नेहरू इस बात पर दुख भी व्यक्त कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम जिस उद्देश्य को लेकर चले, हालांकि वो उद्देश्य उस तरह से प्राप्त नहीं हुआ जिस तरह से हम लोग चाहते थे, क्योंकि आप लोग जानते हैं भारत की आजादी के साथ साथ भारत का विभाजन भी हो रहा था। हमारे कार्यों में जो मुसीबतें और जो बातें आई हैं उन्हें हम नहीं चाहते थे, पर हमें याद रखना चाहिए कि ऐसा बहुत कम होता है कि लोग जिस स्वप्न को देखें उसकी पूर्ति हो जाए। ऐसा बहुत कम होता है कि जिन उद्देश्यों और लक्ष्यों को लेकर हम चलते हैं उनकी पूर्ण प्राप्ति किसी व्यक्ति के जीवन में ही हो जाए। वाह, कि जिस सपने को हम लोग लेकर चले थे वो सपना आज पूरा होने वाला है। ऐसा बहुत कम होता है कि जो सपने हम लोग देखते हैं उस सपने को हम अपने ही जीवन में पूरा कर ले, ऐसा बहुत कम होता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ऐसा कहना चाह रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं हमारे सामने अनेकों उदाहरण है। फिर वो दुनिया के अलग अलग देशों का उदाहरण दे रहे हैं। फिर इसके बाद में वो म्यांमार में जिस तरह से हत्या की गई 3 दिन पहले, जिस पर हमने कल शोक भी व्यक्त किया था, 3 दिन पहले जो हत्या व्यक्त की गई उस पर वे भी अपना दुख प्रकट करते हैं, अलग से अपने भाषण में वो दुख प्रकट करते हुए दिखाई देते हैं। इसके बाद में वो जो बातें कहते हैं उसके बाद में खूब सारी घोर हर्ष ध्वनि, यहाँ लिखा हुआ है घोर हर्ष ध्वनि, यानी लोगों ने बहुत खुशी इस अवसर पर व्यक्त की है, इसको आप देख सकते हैं। फिर वो कह रहे हैं ऐसे वातावरण में भी मैं किसी उत्साहहीन प्रवृत्ति को लेकर इस राष्ट्र की जो इसने प्राप्त किया है प्रशंसा करने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं। ये ठीक और उचित है कि इस समय हम इस प्राप्ति के संकेत को, स्वतंत्रता के संकेत को स्वीकार करना चाहिए। वो कह रहे हैं कि आज राष्ट्रीय ध्वज जो तिरंगा के जो प्रस्ताव हम लोग लेके आ रहे हैं वो हमारा स्वतंत्रता का प्रतीक है। स्वतंत्रता जो हमको मिलने वाली है उसका एक दरवाजा है जो आज खुलने वाला है। ऐसे ही कुछ शब्द पंडित जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं। आप जरा सोचिएगा कि हम आजादी की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। आज जिस युवा पीढ़ी से मैं मुखातिब हो रहा हूं उस युवा पीढ़ी को शायद ये आइडिया नहीं होगा कि आजादी के मायने क्या है, लेकिन एक बार अपने घर में जो दादाजी जो है उनको जरा पूछेगा कि गुलामी के क्या मायने थे। आप हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा कि किसी भी वस्तु की जो मिठास है उस मिठास को महसूस करने के लिए पहला उसका जो खटास है, उसका जो खारापन है, उसका अनुभव लीजिए, फिर आपको मालूम पड़ेगा कि उसमें मीठापन कितना है। आप जरा देखिएगा कि हमारे देश में जिस तरह से 15 अगस्त 1947 का दिन बड़ा एक ऐतिहासिक दिन होने वाला था जब हम देश की आजादी प्राप्त करने वाले थे, ठीक उसी तरह से 22 जुलाई 1947 को भी हम एक तरह से मिनी आजादी कह सकते हैं कि जब हमारा खुद का जो ध्वज है वो आने वाला, संपूर्ण भारत का एक ध्वज आएगा। जरा कल्पना कीजिएगा कि जो रियासतें होती थी उन रियासतों के अपने अपने झंडे हुआ करते थे, अलग अलग धर्म के झंडे हुआ करते थे। उन सारे जगह पर अब एक पूरे देश का एक झंडा आएगा, सभी सरकारी कार्यालयों में वो झंडा लगेगा। वो राष्ट्रीय जो झंडा जो लगने वाला है वो एकता का कितना बड़ा जो स्रोत स्थापित होने वाला है। तो मेरे हिसाब से 22 जुलाई 1947 का भी उसी तरह का महत्व है जिस तरह का महत्व 15 अगस्त 1947 का है। बिल्कुल ये एक बहुत बड़ा संकेत है। आजादी का जो महल 15 अगस्त 1947 को जो हम लोग हासिल करेंगे उसका जो पहला जो दरवाजा है आप देख सकते हैं राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के रूप में स्वीकार करके आज पहला दरवाजा खुलता हुआ आपको दिखाई देगा। आप इस बात को महसूस कीजिए कि 22 जुलाई 1947 का दिन कोई छोटा मोटा दिन नहीं है, पर पता नहीं क्यों हमारे देश की सरकारों ने 22 जुलाई 1947 का दिन को ज्यादा इतना हाईलाइट नहीं किया। लेकिन मुझे लगता है कि
कब होगा? आप लोगों को आइडिया है कि भारत सरकार अब इस वर्ष 12 से 15 अगस्त को पूरे देश में हर घर में झंडा लगाना चाहती है। उस अभियान का नाम है हर घर तिरंगा अभियान। बड़ी खुशी होती है कि इसी कड़ी में हम लोग भी 22 जुलाई 1947 की जो घटनाएं घटित हुई थी, उस दिन संविधान सभा में जो कुछ हुआ उस पर हम लोग एज इट इज चर्चा कर रहे हैं। तो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को देखने से जो उत्साह आता है, उस उत्साह को किस तरह से महसूस कर रहे हैं संविधान सभा में, इस संदर्भ में प्रस्तावक पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्हीं के शब्दों में मैं आपके सामने सारी चीजें रख रहा हूं। बड़ी सुंदर सी बात कही उन्होंने। क्या बात कह रहे हैं? वो कह रहे हैं इस देश में अथवा संसार में जब तक एक भी व्यक्ति गुलाम है तब तक पूर्ण स्वतंत्रता नहीं होगी। जब तक देश के किसी भी व्यक्ति के लिए, पुरुष हो चाहे स्त्री हो अथवा बच्चा हो, भूखा है, कपड़ों की कमी है, जीवन के लिए आवश्यक उपकरणों की कमी है और उन्नति के लिए अवसर की कमी है, तब तक ये स्वतंत्रता पूर्ण नहीं होगी, ऐसा पंडित जवाहरलाल नेहरू कहना चाह रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं मैं आपको ये झंडा भेंट करता हूं। ये प्रस्ताव इस झंडे की व्याख्या करता है। मुझे विश्वास है कि आप इसे स्वीकार करेंगे। किसी विधिवत प्रस्ताव द्वारा तो नहीं, वरन सार्वजनिक प्रयोग अथवा सम्मान द्वारा और अधिकतर उन बलिदानों द्वारा जो पिछले 10 वर्षों में इस झंडे के इर्द गिर्द हुए हैं। एक प्रकार से इस झंडे को स्वीकार कर लिया गया। हम एक प्रकार से उस जन साधारण की स्वीकृति की पुष्टि कर रहे हैं। ये वह झंडा है जिसका अनेक प्रकार से वर्णन किया गया है। कुछ लोग इसके महत्व को न समझकर सांप्रदायिक रूप से सोचने लग गए हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो झंडे के जो 3 रंग है, गहरा केसरिया, सफेद और गहरा हरा, वो कह रहे हैं कि इन 3 रंगों से लोग कुछ बातें सांप्रदायिक ढंग से देखने लग गए, कुछ धार्मिक दृष्टि से देखने लग गए। पंडित नेहरू क्या कह रहे हैं जरा सुन लीजिएगा। वो कह रहे हैं, वापस बोल रहा हूं, ये वह झंडा है जिसका अनेक प्रकार से वर्णन किया गया है। कुछ लोग इसके महत्व को न समझकर सांप्रदायिक रूप से सोचने लग गए हैं और ये विश्वास करने लगे हैं कि अमुक भाग अमुक संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करता है। पंडित नेहरू इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ गए थे, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि जब इस झंडे का रूप विचारा गया था उस समय हमारे मस्तिष्क में इस प्रकार की कोई सांप्रदायिकता नहीं थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू कह रहे, हमने केसरिया क्यों अपनाया, हमने हरा क्यों अपनाया, हमने सफेद क्यों अपनाया, इसका कारण बताएंगे। वो कह रहे हैं हमारे मस्तिष्क में किसी भी प्रकार का कोई ऐसा सांप्रदायिक विचार नहीं था कि इसका कलर ले लो तो ये राजी हो जाएंगे, इसका कलर ले लो ये राजी हो जाएंगे। वो साफ कह रहे हैं हमारे मस्तिष्क में इस प्रकार का कोई भाग नहीं था। वो कह रहे हैं हमने झंडे के एक ऐसे नमूने पर विचार किया था जो सुंदर हो, क्योंकि राष्ट्र का प्रतीक दिखने में सुंदर होना चाहिए। हमने उस झंडे का विचार किया जो अपने पूरे रूप में पृथक पृथक भागों में राष्ट्र की प्रवृत्ति का, राष्ट्र की परंपरा का और जो सैकड़ों हजारों वर्षों से जो भारत में चल रही है उस परंपरा का रिफ्लेक्ट करे, प्रतिध्वनित करे, इस प्रकार का झंडा हमने अपनाया। अतः हमने ये झंडा रखा। शायद मैं पक्षपात कर रहा हूं, लेकिन मैं नहीं समझता कि यदि ये केवल कल्पनात्मक दृष्टि से देखा जाए, कलात्मक दृष्टि से देखा जाए तो ये झंडा देखने में बहुत सुंदर जचे, परंतु फिर भी इसमें अनेकों सुंदर बातों का सादृश्य है। कितनी सुंदर बात कही। आत्मा संबंधी और मन संबंधी बातों को, जो कि व्यक्तिगत जीवन तथा राष्ट्र के जीवन को महत्व प्रदान करती है, क्योंकि कोई भी राष्ट्र केवल भौतिक वस्तुओं के आधार पर जीवित नहीं रहता है। हालांकि वे भी बातें महत्वपूर्ण हैं। यह आवश्यक है कि हम संसार की अच्छी वस्तुएं प्राप्त करें, संसार की भौतिक वस्तुएं प्राप्त करें और हमारे लोगों के पास जीवन के आवश्यक उपकरण उपलब्ध करो। यह बहुत ही आवश्यक है। तो भी राष्ट्र और भारत जैसा राष्ट्र जिसका अतीत बहुत प्राचीन है, अन्य उपकरणों पर भी जीवित रहता है और वे हैं आध्यात्मिक उपकरण। यदि हजारों वर्षों से भारतवर्ष इन आदर्शों और आध्यात्मिक बातों से संपर्क रखे हुए ना होता तो भारत क्या होता। अतीत काल में उसने बड़े बड़े कष्ट और निरादर सहे, लेकिन इस निराद दशा में भी किसी प्रकार से भारत ने अपना सर जो है ऊंचा उठाए रखा है, ऐसा पंडित जवाहरलाल नेहरू कहना चाह रहे हैं। बहुत सुंदर सा उद्बोधन उनका आपको दिखाई देगा। फिर वो कह रहे हैं जो चरखा क्यों रखा गया, चरखा क्यों नहीं रखा गया, इसके बारे में भी वो क्या बात कह रहे हैं उसको भी जरा देख लीजिएगा। वो देखिए, वो कह रहे हैं सफेद पट्टी में पहले चरखा था। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस का जो झंडा था उसमें जो सफेद पट्टी है उसमें पहले चरखा था, हमने चरखे को नहीं रखा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू खुद ये बता रहे हैं कि कौन सा रंग क्यों रखा गया, साथ ही साथ चरखा क्यों हटाया गया। बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि कांग्रेस के झंडे में पहले चरखा था और राष्ट्रीय ध्वज जो बन रहा है तिरंगा उसमें चरखा नहीं है। तो वो क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। वो कह रहे हैं सफेद पट्टी में पहले चरखा था जो कि भारत के जन साधारण का प्रतीक स्वरूप था।
जो जन समुदाय का प्रतीक स्वरूप था, जो उद्योगों का प्रतीक स्वरूप था और जो हमें महात्मा गांधी जी के संदेश के द्वारा प्राप्त हुआ था। तालियां बजने लग जाती है। इस विशेष चरखे के प्रतीक को इस झंडे में थोड़ा सा बदल दिया गया है, उसे हटाया नहीं गया है। उन्होंने कहा हमने इसको हटाया नहीं है, हमने उसको बदल दिया है। यह अंतर क्यों किया गया, इसका जवाब दे रहे हैं। यह अंतर क्यों किया गया? साधारणतया झंडे पर एक और चिन्ह ऐसा होना चाहिए जो दूसरी ओर से भी ठीक वैसा ही दिखाई दे। झंडे पर कोई चिन्ह जो दिखाई देता है, अगर इधर से देखे तो भी वैसा ही दिखाई दे और इधर से देखे तब भी वैसा ही दिखाई दे, ऐसा पंडित जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं कि चरखा जब हम लोग रख रहे थे तो चक्र एक तरफ दिखाई दे रहा था और तकुआ जो है वो एक तरफ दिखाई दे रहा था। तो इधर से देखे तो चरखा ही दिखता है, उधर से देखे तो तकुआ दिखता है, जबकि झंडा दोनों ओर से एक जैसा दिखाई देना चाहिए, ऐसा पंडित नेहरू जी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं इसमें कठिनाई उपस्थित हो जाती है जो कि नियम के विरुद्ध है, जो कि झंडा का जो नियम है उसके विरुद्ध है। चरखा जिस रूप में झंडे पर पहले था, सुनिए, चरखा जिस रूप में झंडे पर पहले था उसका चक्र एक और था और तकुआ दूसरी ओर था। यदि आप झंडे के दूसरी ओर से देखें तो चक्र इस ओर आ जाता है और तकुआ उस ओर चला जाता है, जबकि झंडा दोनों ओर से देखने पर एक जैसा दिखाई देना चाहिए। तो चक्र जब चरखा था तो चक्र एक तरफ दिखता और दूसरी ओर तकुआ दिखता है। इधर से आते तो इधर से तकुआ दिखता, उधर से चरखा दिखता, जबकि झंडा एक जैसा दिखाई देना चाहिए चाहे वो किसी भी दिशा से देखे, ऐसा पंडित नेहरू जी कह रहे हैं। ये सब उनको समस्या आई होगी जब कमेटी की जब बैठक हुई 10 जुलाई 1947 को, तब इन सब मुद्दों पर चर्चा हुई होगी। फिर वो कह रहे हैं यदि ऐसा नहीं होता तो ये अनुपात में नहीं है, फिर ये सही बात नहीं है, क्योंकि चक्र जो है लट्टे की ओर होने चाहिए। कितनी सुंदर सी बात की, जो लकड़ी का जो डंडा है उसकी ओर चक्र होना चाहिए। तो इधर से देखें तो दूसरी ओर चला जाता था। वो कह रहे हैं क्योंकि चक्र लट्ठे की ओर होना चाहिए, न कि झंडे के सिरे की ओर। चक्र झंडे की सिरे की ओर नहीं होना चाहिए, चक्र लट्ठे की ओर होना चाहिए। जब इधर से जाते हैं तो वो उल्टा हो जाता है, जबकि वो कह रहे हैं कि झंडे का यह नियम है कि वो किधर भी देखे तो एक जैसा दिखाई देना चाहिए। यह एक व्यवहारिक कठिनाई थी, इसलिए हमने विचार करने के बाद हमने वास्तव में यह धारणा की कि इस महान चिन्ह को, जिससे लोगों में उत्साह भरा है, रखा जाए, लेकिन कुछ परिवर्तन के साथ, और वह यह है कि चक्र को रख लेते हैं, अन्य शेष भाग को नहीं रखा जाए। हमारी बड़ी दिल्ली तमन्ना थी कि हम चरखा को ही रखें, लेकिन विचार विमर्श करने के बाद में हम लोगों ने ये पाया कि भाई चरखा का जो है चक्र तो रख लो, लेकिन उसका जो तकुआ वाला जो हिस्सा है उसको छोड़ दिया जाए। कुछ परिवर्तन के साथ हमने इसको स्वीकार कर दिया, अर्थात तकुए और माल जो कि गड़बड़ी पैदा कर रहा था उसको हमने छोड़ दिया। चरखे का महत्वपूर्ण भाग चक्र वहां है ही। इस प्रकार चरखे और चक्र की प्राचीन परंपरा कायम रख दी है हमने। लेकिन चक्र किस प्रकार का होना चाहिए? हमारे दिमाग में अनेक चक्र है, ऐसा वो कह रहे हैं। हमारे दिमाग में अनेक चक्र है, ऐसा वो कह रहे हैं, पर विशेषकर एक प्रसिद्ध चक्र जो कि अनेक स्थान पर था, जिसको हम सबों ने देखा, अशोक के प्रमुख लाट के सिरे पर तथा अन्य स्थानों का चक्र। वह चक्र भारत की प्राचीन सभ्यता का चिन्ह है और वह और भी अनेक बातों का प्रतीक है जिसको इस काल में भारत ने अपनाया है। तो क्यों अपनाया चक्र, क्यों छोड़ा चरखा, ये सब बातें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने उद्बोधन में रख दी है। आप इसको समझ सकते हैं। कहां जा रहा भाई, क्या हो गया? एक सेकेंड। इसके बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू ये निवेदन कर रहे हैं, श्रीमान अब मैं आपको केवल एक ही प्रस्ताव उपस्थित नहीं करूंगा, बल्कि स्वयं झंडे को मैं भेंट करूंगा। आपके सामने ये दो झंडे हैं, एक रेशम का जिसे मैं पकड़े हुए हूं और दूसरा उस और है जो खादी का है। वो दो झंडे लेकर आए कि वो कह रहे हैं एक तो मेरे हाथ में रेशम का झंडा है और एक वो है जो खादी का झंडा है, मैं आपको ये भेंट करता हूं। आपको शुरुआत में ही पंडित जवाहरलाल नेहरू का वो फोटो बताया था जो संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 का है और पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथ में एक झंडा है, वो झंडा रेशम का झंडा है। ये इस प्रकार से प्रकट कर रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं मैं इस प्रस्ताव को अब मैं पेश करता हूं। इसके बाद में जोरों से तालियां बजती है। अध्यक्ष कह रहे हैं इस प्रस्ताव पर 3 संशोधन की सूचना मिली है। सुन लीजिए, ये जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो प्रस्ताव रखा है उस पर 3 संशोधन की सूचना है। क्या 3 संशोधन रखे जाएंगे? ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय पताका के संदर्भ में जो प्रस्ताव रखा गया उस पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 3 संशोधन की सूचना दी।
पहला संशोधन एचवी कामत साहब का है, हरि विष्णु कामत साहब का। दूसरा संशोधन पीएस देशमुख साहब का है और तीसरा संशोधन प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना साहब का है। बात को शुरू करने से पहले मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, इन तीन संशोधन में से केवल एक संशोधन रखा गया था और वो संशोधन रखा था एचवी कामत साहब ने, हरि विष्णु कामत साहब ने रखा था। और बिल्कुल ये बात शुरू करने से पहले यह भी बता दूं कि हरि विष्णु कामत साहब ने संशोधन रख लिया और खुद ने ही ये संविधान सभा में निवेदन किया कि मैं मेरा संशोधन वापस लेता हूं। क्या संशोधन रखा उन्होंने? जो अखबार में छपा था कल, वो संशोधन आपके सामने भी एज इट इज लाया जा रहा है। वो संशोधन में कह रहे हैं कि स्वास्तिक चिन्ह जो है वो इसके झंडे के बीच में होना चाहिए। फिर वो खुद इस बात को एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं कि अरे अरे अरे, मैंने जब संशोधन रखा था उस समय तक मैंने झंडे को देखा नहीं था, अब चूंकि मैंने झंडे को देख लिया है तो मुझे मालूम पड़ गया कि ये झंडा एकदम सही है, अब मैं मेरा संशोधन वापस लेता हूं, क्योंकि स्वास्तिक अगर रख दिया तो फिर झंडा थोड़ा खराब हो जाएगा, इसलिए जो झंडा है वो रहने दीजिए, मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं। क्या कहा था एचवी कामत साहब ने, उस पर बात करूंगा। दूसरी बात, पीएस देशमुख साहब वो भी संशोधन रखना चाहते थे, वो चरखा चाहते थे रखना, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि संविधान सभा की जो मंशा है वो मुझे लगता है कि चरखे को स्वीकार नहीं करने की है, इसलिए मैं अपना संशोधन रखता ही नहीं हूं। तो पीएस देशमुख साहब ने पहले तो संशोधन की सूचना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दी थी, लेकिन बाद में रखा ही नहीं। प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना, जिनका तीसरा संशोधन था, उन्होंने भी नहीं रखा, क्योंकि उनका संशोधन में संशोधन था। अगर पीएस देशमुख साहब संशोधन रखते तो सिब्बल लाल सक्सेना भी अपना संशोधन रखते। चूंकि पीएस देशमुख साहब ने संशोधन रखा ही नहीं, इसलिए सिब्बल लाल सक्सेना ने भी संशोधन नहीं रखा। ये तीन लोगों के जो संशोधन है उस पर मैंने बात की। मेरे हिसाब से ये जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी, जरा देखिएगा। अध्यक्ष कह रहे हैं इस प्रस्ताव पर 3 संशोधन की सूचना आई है। अनेक माननीय सदस्य कह रहे हैं, जैसे ही अध्यक्ष ने बोला कि 3 संशोधन की सूचना आई तो अनेक माननीय सदस्यों ने जोरों से कहा नो 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 नो, मतलब कोई संशोधन की जरूरत नहीं है आज, ऐसा वो कह रहे हैं। फिर एचवी कामत साहब का नाम पुकारा जाता है, अंग्रेजी में बोल रहे हैं, साहब मेरा संशोधन है, क्या है कि इसमें नया पैरा जोड़ दिया जाए। क्या पैरा जोड़ो? सफेद पट्टी के केंद्र में चक्र के अंदर स्वास्तिक, जो कि प्राचीन भारत का सत्यम शिवम सुंदरम का प्रतीक है, अंकित कर दिया जाए। एचवी कामत साहब ने संविधान सभा में एक संशोधन प्रस्ताव रखा कि जो सफेद रंग की जो पट्टी है उसमें स्वास्तिक अंकित कर दिया जाए, जो हमारे प्राचीन भारत का सत्यम शिवम और सुंदरम का प्रतीक है। ये मेरा संशोधन है। फिर वो आगे क्या बोल रहे हैं, सुनिए। जब मैंने ये संशोधन भेजा था तो उस समय मैंने इस झंडे के नमूने को देखा ही नहीं था। उस समय मेरे मन में 2 या 3 विचार प्रमुख थे। मैंने सोचा ये झंडा भारतवर्ष के नए भारतीय प्रजातंत्र का झंडा होने के नाते हमारी प्राचीन सभ्यता का और हमारी उस आत्मोन्नति का सच्चा चिन्ह हो, जिसे हमारे ऋषि मुनियों का उच्च जीवन प्रदान किया, संसार को शांतम शिवम और सुंदरम का उपदेश दिया, जो शांति का संदेश है। वो ऐसा कहना चाह रहे हैं एचवी कामत साहब। फिर वो कह रहे हैं कि वह शांति जिसका गायन वाल्मीकि ने किया, समुद्र इव गांभीर्य धैर्य च हिमवानिव, अर्थात समुद्र के समान गंभीर और हिमालय के सदृश धैर्यवान श्रीमान जी। मैंने सोचा कि यदि चक्र के अंदर स्वास्तिक का चिन्ह अंकित कर दिया जाता तो अशोक चक्र के साथ साथ यह हमारी प्राचीन सभ्यता का समुचित प्रतीक होता, अर्थात हमारी सभ्यता के प्रकट और अप्रकट दोनों स्वरूप रहते। धर्म चक्र प्रकट प्रतीक होता और स्वास्तिक अप्रकट। लेकिन श्रीमान जी अभी मैंने झंडे को देखा है। अब वो क्या कह रहे हैं, श्रीमान जी अभी मैंने झंडे को देखा और मैंने समझा कि इस चक्र के अंदर स्वास्तिक को बैठाना कठिन है। चक्र में ये बद्दा लगेगा। चक्र धर्म कर्म का या विश्व के चक्र का, संसार के चक्र का चिन्ह है, जो कि शांतम शिवम सुंदरम के सनातन सत्य पर घूमता है। यही सत्य संसार को स्थिर रखता है और उसमें हमें विश्वास का एक अंश बनकर रहते हैं, चलते फिरते हैं और अपनी स्थिति रखते हैं। पंडित नेहरू ने हमारा शांति प्रदायक और शांति वाहक के रूप में परिचय दिया है। भारतवर्ष का अनादिकाल से सदा ये कर्तव्य रहा है। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि हमने कभी अपने पड़ोसियों के खून से अपने हाथों को नहीं रंगा है। इन सब कारणों से मैं अपने संशोधन पर जोर नहीं देना चाहता हूं और हाउस से अपने संशोधन को वापस लेने की प्रार्थना करता हूं, ऐसा एचवी कामत साहब ने कहा। खुद ने ही संशोधन वापस ले लिया कि नहीं मैंने झंडा देखा ही नहीं था, अब मैंने झंडा देख लिया तो अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अपना वापस लेना चाहता हूं संशोधन। हरि विष्णु कामत साहब संविधान सभा में जो लोग बोले उनमें नंबर 2 पर है हरि विष्णु
कामत साहब। इसके बाद में अध्यक्ष तजमुल हुसैन का नाम पुकारते हैं। कई सदस्य कहते हैं साहब वे उपस्थित नहीं है, तो अध्यक्ष साहब डॉक्टर देशमुख का नाम पुकारते हैं, जो कि पीएस देशमुख है। वो क्या कह रहे हैं जरा देखिएगा। मध्य प्रांत से आते हैं ये भी, एचवी कामत साहब की तरह। पीएस देशमुख साहब कह रहे हैं, अध्यक्ष महोदय, पंडित नेहरू का इतना प्रभावशाली और भावमय भाषण सुनकर किसी को भी और अधिक कहने का साहस नहीं होता है कि कहीं कोई बात उस भाषण के प्रभाव को कम ना कर दे। पंडित नेहरू जी का इतना प्रभावशाली भाषण हुआ है, मुझे लगता है कि इसके बाद में किसी को कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा पीएस देशमुख साहब कह रहे हैं। और किसी के कहने से उस भाषण का प्रभाव खत्म होता है तो कोई मतलब नहीं है, ऐसा देशमुख साहब कह रहे हैं। वो कह रहे हैं, हम सदैव उनकी बातों का आदर करते हैं और ऐसे भावमय प्रश्न पर तो हमारा आदर भक्ति के निकट पहुंच जाता है। वो कह रहे हैं, अभी तक तो हम आदर ही कर रहे थे, लेकिन जब वो इस प्रकार के प्रस्ताव जब रखते हैं तो आदर से आगे बढ़कर हम कहां तक चले जाते हैं, भक्ति तक करने लग जाते हैं उनकी, ऐसा वो देशमुख साहब कह रहे हैं। मेरा संशोधन बड़े दृढ़ आधारों पर निर्भर था। वह किसी प्रकार भी जो वक्तव्य हमने सुना है उसके विरोध में नहीं है। मेरा विचार था कि तिरंगे झंडे को चरखे समेत उसी रूप में जो कि अब तक था रखा जाए। यानी पीएस देशमुख साहब झंडे में चरखा देखना चाहते थे, जो चरखा पहले से चल रहा था। वो कह रहे चरखा अहिंसा और सामान्य श्रमजीवी का प्रतीक है और हमारी राजनीतिक स्वतंत्रता और महात्मा गांधी के साथ उनका इतना तादात्म्य हो चुका है। लेकिन इस बात को सोचकर कि हाउस में जो झंडा पेश किया गया उसे ही स्वीकार करेगा हाउस, मैं अपना संशोधन पेश करना नहीं चाहता। हालांकि मेरी इच्छा थी कि मेरे विचारों में बड़ा दम है, इसलिए चरखा रखा जाना चाहिए, ऐसा पीएस देशमुख साहब कह रहे हैं। अब अध्यक्ष साहब क्या कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए। श्री सिब्बल लाल सक्सेना ने डॉक्टर देशमुख के संशोधन में संशोधन करने की सूचना दी थी। चूंकि देशमुख खुद ही अपना संशोधन नहीं रख रहे, इसलिए सक्सेना साहब को भी संशोधन रखने की कोई परमिशन नहीं है। ये तीनों संशोधन किस किस के? एचवी कामत साहब, पीएस देशमुख साहब और प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना जी। तीन संशोधन कितने रखे गए? एक ही रखा गया। किसने रखा? एचवी कामत साहब ने। क्या कहना चाह रहे थे? स्वास्तिक होना चाहिए। पीएस देशमुख साहब ने रखा तो नहीं, लेकिन मन में क्या विचार था कि चरखा होना चाहिए। सिब्बल लाल सक्सेना ने रखा ही नहीं। ये बात एकदम क्लियर कर दी गई है। अब क्या होगा? प्रस्ताव रखा जा चुका है, अब प्रस्ताव पर विचार होंगी। कई सारे मेंबर्स विचार रखेंगे। 30 से 40 सदस्यों के विचार आज आपको जानने को मिलेंगे संविधान सभा में। आज खाली एक ही काम हो रहा है, और वो काम क्या है? वो काम हो रहा है राष्ट्रीय झंडा तिरंगा को स्वीकार करना। तो मैंने कहा ना, बड़ा ऐतिहासिक दिन है। 15 अगस्त की भांति ही ये ऐतिहासिक दिन है, पर पता नहीं इसका दिन का जो महत्व है वो 75 सालों में क्यों नहीं बाहर निकल पाया। तो आज के बाद तो मेरे लगता है कि युवा पीढ़ी के मस्तिष्क में ये विचार एकदम जम जाएगा कि 22 जुलाई बिल्कुल एक ऐतिहासिक दिन है। आपको ये बात तो महसूस करनी पड़ेगी। क्यों ओम प्रकाश जी यादव साहब? बात महसूस करनी पड़ेगी कि झंडा का मायने क्या है, राष्ट्रीय झंडा जो तिरंगा है उसके मायने क्या है। मैंने तो कविता भी लिखी थी राष्ट्रीय झंडा तिरंगे पर, अभी मुझे याद नहीं आ रही है। मैंने ऐसा लिखा था कि तिरंगे से लिपटकर जब कोई घर आता है, मन मेरा रोता बहुत है, ऐसा अवसर मेरे जीवन में क्यों नहीं आता है। कविता की कुछ पंक्तियां इस तरह से थी कि जब भी कोई राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा से लिपटकर घर आता है तो मन मेरा रोता बहुत है कि ऐसा अवसर मेरे जीवन में क्यों नहीं आता है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का ये महत्व है, आप इसको महसूस कीजिए, इसको महसूस कीजिए। खैर, सेठ गोविंद दास पहले वक्ता के रूप में आ रहे हैं। ये पिंगली वेंकैया जी का फोटो दिखाई दे रहा है, ये जूम वालों को दिखाई दे रहा है, यूट्यूब वालों को भी दिखाई दे रहा है। ये वही व्यक्ति है जिन्होंने हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन किया था, पिंगली वेंकैया जी। क्या बात है, टीम बड़ी जबरदस्त है यार, टीम बड़ी जबरदस्त है। देखिए, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा भी दिखा दिया आपको, साथ ही साथ इस ध्वज का जिन्होंने डिजाइन किया उन वेंकैया जी का भी फोटो आप लोगों को दिखा दिया। तो आज तो ऐसे लोगों को याद करने का मौका है, आज इन लोगों को सैल्यूट करने का मौका है साथियों। आगे चलते हैं। तो आज तो मैं मानूं कि आज अपनी डीपी पर आप ध्वज लगा देंगे। हाँ, डीपी पर ध्वज लगाना है आज, राष्ट्रीय ध्वज, क्योंकि लोगों को महसूस होना चाहिए कि यार आज तो 15 अगस्त भी नहीं है, आज तो 26 जनवरी भी नहीं है, आज क्या हो गया। तो हमारी जो बात कर रहे हैं हम लोग, उसकी जो खुशबू है दूर तक जानी चाहिए। इस समय जूम पर 74 लोग जुड़े हुए हैं, यूट्यूब पर सैकड़ों साथी जो है उसको देख रहे हैं।
अगर इन लोगों ने अपने डीपी में अगर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लगा दिया तो मैं आपको 100% कह रहा हूं कि ये मैसेज कम से कम 20 से 25 हजार लोगों तक जाएगा, अरे यार आज क्या हुआ। और अगर उनको आपने ये कह दिया आज 22 जुलाई है और आज ही हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा जो है संविधान सभा के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया, तो पता है आप संविधान वीर के रूप में समाज की कितनी बड़ी सेवा करने वाले हैं। तो आज हम सबकी डीपी में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा होना चाहिए। ये इसलिए भी होना चाहिए, कई बार लोग कहते हैं कि साहब इस प्रकार का आप प्रोपेगेंडा क्यों करते हैं। बिल्कुल, ये कभी कभी किसी को लग सकता है कि प्रोपेगेंडा क्यों करते हैं, लेकिन मेरे अगर इस प्रोपेगेंडा से 4 लोगों को और मालूम पड़ता है कि 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को हम लोगों ने अपनाया, तो ये प्रोपेगेंडा नहीं है, ये देश के प्रति अपने कर्तव्यों का, देश की प्रति अपने विचारों की अभिव्यक्ति है साथियों। और अनुच्छेद 19(1) हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। मैं राष्ट्र के बारे में क्या सोचता हूं उसके विचारों को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, तो क्या दिक्कत है। तो डीपी में आज ध्वज दिखाई देना चाहिए, और इसलिए दिखाई देना चाहिए कि और भी लोग पूछे ये क्या है, ये क्या है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेठ गोविंद दास जी आ रहे हैं, पहले व्यक्ति गोविंद दास जी के गोविंद नाम से 4 संविधान सभा में मेंबर आपको बता दिए गए हैं, याद होना चाहिए। पंडित गोविंद मालवीय जी भी थे, डी गोविंद भी थे, पंडित गोविंद वल्लभ पंत भी थे, और अब ये सेठ गोविंद दास है। वो पहला बात कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं जरा देखिएगा। वो कह रहे हैं, सभापति जी मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रस्ताव का अनुमोदन करने के लिए उपस्थित हुआ हूं, और आज का दिन मैं भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिवस के रूप में मानता हूं। आज स्वतंत्र भारत अपनी पताका को घोषित कर रहा है। आज जैसे पंडित जी को 27 वर्षों की घटना स्मरण हो गई है। 27 कौन से वर्ष यार, ये कह रहे हैं कि 27 वर्षों की घटना पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के स्मरण में आ गई, तो 27 कौन से वर्ष है। 1930 से 1947 17 वर्ष होते हैं। 1920 से लगाकर 1947 में जो हमारी जो स्वतंत्रता आंदोलन की जो बड़ी जो लड़ाइयां हैं वो इन 25-27 वर्षों में आपको दिखाई देगी। चाहे वो असहयोग आंदोलन हो, चाहे वो भारत छोड़ो आंदोलन हो, चाहे वो अगस्त क्रांति हो, चाहे सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, चाहे वो साइमन कमीशन गो बैक के नारे हो, अधिकांश जो बड़ी घटनाएं हैं वो आपको इन 25-27 वर्षों में दिखाई देगी। इसी की ओर सेठ गोविंद दास जी संकेत करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि किस तरह से हमने 27 वर्षों की ये यात्रा तय की। फिर वो कह रहे हैं, मुझे आज वह दिन स्मरण आ रहा है जब पहले सन 1922 में पंडित मोतीलाल जी नेहरू जबलपुर पधारे थे, और मेरे जो कि जबलपुर मेरा निवास स्थान है, और वहाँ मोतीलाल नेहरू जी ने जब राष्ट्रीय ध्वज जब लगाया था तो वो दिन मुझे याद आ रहा है। फिर वो कह रहा है कि देखो उन्हीं मोतीलाल नेहरू जी के बेटे पंडित जवाहरलाल नेहरू आज हमारे सामने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के संदर्भ में एक प्रस्ताव रख रहे हैं। वो इस प्रकार की बात कह रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं जरा सुनिएगा। मुझे आज वह दिन स्मरण आ रहा है जब पहले सन 1922 में मोतीलाल जी नेहरू जबलपुर पधारे थे। जबलपुर मेरा निवास स्थान है। सबसे पहले सारे भारतवर्ष में ये झंडा, उस समय इसका लाल सफेद और हरा रंग था, परंतु तिरंगा अवश्य था। उस समय सबसे पहले सारे भारतवर्ष में झंडा जबलपुर के सार्वजनिक भवन टाउन हॉल पर पहले लगाया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू को देखकर किसे मोतीलाल जी का ये स्मरण नहीं आता हो, ऐसा सेठ गोविंद दास जी अपने भाषण में बात का उल्लेख करते हुए कह रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं, इस झंडे के 3 रंगों में सांप्रदायिकता नहीं है। ये बात पंडित नेहरू जी ने अपने भाषण में बहुत ढंग से समझा दी है। एक समय ऐसा अवश्य था जब इसके 3 रंगों को 3 धर्मों से जोड़ा जाता था। खुद सेठ गोविंद दास जी कह रहे हैं कि एक समय जरूर ऐसा था कि जब इन 3 रंगों को 3 धर्मों से जोड़ दिया जाता था, लेकिन अब इसका कोई मतलब नहीं है। अब हमने एक अलग उद्देश्य से ये 3 रंग रखे हैं, ऐसा वो कह रहे हैं। क्या बात है। कुछ मेरे मित्रों ने कहा कि सर हमने तो झंडा लगा भी दिया, क्या सैल्यूट है भाई। एक मेरे मित्र लिख रहे हैं जूम पर, अब तिरंगा हवा की झोंकों से नहीं, अब हमारी सांसों से लहराएगा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। यही हमारा उद्देश्य है, और इस उद्देश्य में अगर थोड़ी सी भी आंशिक भी सफलता मिलती है तो खुशी दुगनी नहीं तिगुनी नहीं अनलिमिटेड हो जाती है। खैर आगे बढ़ते हैं। वो अशोक का जो कलिंग युद्ध है उसका भी उल्लेख करते हुए दिखाई दे रहे हैं सेठ गोविंद दास जी। फिर H.V. वेल्स ने संसार के इतिहास पर जो पुस्तक लिखी है उसमें यह स्वीकार किया गया है कि सम्राटों के रक्तपात भरे जीवन में एक अशोक का जीवन ऐसा है जिसने सारे संसार को प्रेम सूत्र में बांधने का प्रयत्न किया। वह एक्चुअली में जो हमारा जो चक्र है उस चक्र को जोड़कर अपनी बात को रख रहे हैं। सेठ गोविंद दास जी का ये उद्बोधन जो है वो आपके सामने है। इसके बाद में
VI मुन्नीस्वामी पिल्ले जो कि मद्रास से हैं, वो भी इसका समर्थन कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं, अध्यक्ष महोदय, मैं आज आपके सामने हमारे महान राष्ट्रीय नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा बड़ी योग्यता के साथ उपस्थित किए गए प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा होता हूं। पंडित जी ने इस महान देश की स्वतंत्रता के युद्ध में एक बहुत बड़ा भाग लिया। श्रीमान, उन्होंने इस झंडे के महत्व को हमें समझा दिया है। इस झंडे को ऊंचा रखना और उसकी रक्षा करना लाखों मनुष्यों का कर्तव्य है जो इस देश में रहते हैं। फिर वो बड़ी सुंदर सी बात कह रहे हैं, यार एक जो झंडा है ना वो गजब का है। मुझे लगता है कि ये जो झंडा एक ऐसी चीज है जो किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करता है। एक अमीर भी लगा सकता है, एक गरीब भी लगा सकता है। अमीर का झंडा अलग हो, गरीब का झंडा अलग हो, ये नहीं है। एक स्त्री भी लगा सकती है, एक पुरुष भी लगा सकता है, एक बच्चा भी झंडा लगा सकता है। किसी भी जाति, किसी भी धर्म का व्यक्ति जो है राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को लगा सकता है। ये भेदभाव को खत्म करता है। क्या कह रहे हैं मुन्नीस्वामी पिल्ले जी, जरा देखिएगा। वो कह रहे हैं, हूबू बता रहा हूं, ये धनिकों का झंडा नहीं है बल्कि ये दलित, पीड़ितों और निम्न वर्गों का झंडा है जो समस्त देश में व्याप्त है, ऐसा वो कह रहे हैं। श्रीमान जी, मैं केंद्र में चक्र के समावेश का विशेषतया स्वागत करता हूं। महात्मा गांधी ने हमें ये महान मंत्र दिया है जो कि चरखे के मूर्त रूप में है। हम में से जिन लोगों ने चरखे को अपनाया है उन्हें आज गौरव है कि इस देश में कई शताब्दियों के राजनीतिक संघर्ष के पश्चात इस देश के लिए एक झंडा बना है जो इन शताब्दियों में नहीं था। हम लोग जानते हैं हमारी सेना में किस तरह से जो बहादुर सैनिक जो है वो एक राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के लिए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। आप इस बात को हमेशा याद रखें कि राष्ट्रीय ध्वज जो तिरंगा है वो एक महज कपड़ा नहीं है, एक कपड़े का टुकड़ा नहीं है। इसमें भावनाएं जुड़ी हुई है, इसमें संघर्ष जुड़ा हुआ है, इसमें हमारा इतिहास जुड़ा हुआ है, इसमें हमारी संस्कृति जुड़ी हुई है, इसमें हमारी परंपरा जुड़ी हुई है। और एक्चुअली में सही ढंग से कहा जाए तो ये हमारा मान जो, ये हमारा जो नाक है, वो नाक हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। इस बातों को महसूस कीजिएगा। एक्चुअली में प्रॉब्लम यह है कि ये सब बातें स्कूल में ढंग से बताई नहीं गई है। इसी वजह से हम लोग अभी तक वोटर तो बन गए लेकिन नागरिक नहीं बन पाए। आप अमेरिका में, यूरोपियन कंट्रीज में देखिएगा कि राष्ट्रीय ध्वज, अपने जो राष्ट्रीय ध्वज जो होते हैं उसके प्रति उनका कितना समर्पण का भाव होता है। हम लोगों को तो इतिहास की जानकारी से ढंग से नहीं मिलती है, तब जाकर ये सब प्रॉब्लम दिखाई देती है। हम लोग यही तो प्रयास कर रहे हैं कि संवैधानिक जागरूकता आए जिससे कि हमारी जो जनता, जो संविधान लागू होने के बाद वोटर में तब्दील तो हो गई लेकिन नागरिक के रूप में तब्दील नहीं हो पाई। हम नागरिक बनाने की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। मुझे लगता है कि इस प्रकार की जब बातें आप लोगों के सामने आएगी तो ये सब बातें आपको बहुत मदद करेगी। वो क्या कहते हैं कि मैं सारनाथ के अशोक के सिंह स्तंभ के समावेश का भी स्वागत करता हूं। महात्मा बुद्ध की महान व्यवस्था के पश्चात अशोक ने मानवता के लिए समस्त सहानुभूति से सर्वोपरि महान पंचशीलम हमें प्रदान किया। फिर वो इतिहास पर बताते हैं कि किस तरह से हमने सारनाथ के जो चिन्ह है या अशोक के जो चिन्ह हैं उनको अपनाया, चक्र को क्यों अपनाया। इन सारी बातों के बारे में मुन्नीस्वामी पिल्ले जी अपनी बात को रख रहे। चौधरी खली कुजमा, इनका नाम मैंने 5-7 बार आपके सामने रख दिया है और मैंने आपको यह भी कहा कि 14 अगस्त 1947 को संविधान सभा में 4 लोग भाषण देंगे, उनमें से खली कुजमा भी है। और वही खली कुजमा बाद में 4 महीने बाद में भारत छोड़कर पाकिस्तान चले जाते हैं। ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। जनाबे सदर, मैं इस तजवीज की तायद करने के लिए आया हूं, तायद मतलब समर्थन करने के लिए आया हूं, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अभी आपके सामने पेश की है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज से हर वह शख्स जो हिंदुस्तान का बासिंदा है, अपने आप को कहता है, वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, इस फ्लैग को जो यहां से मंजूर होकर हिंदुस्तान का फ्लैग करार पाएगा, वह हैसियत शहरी की इज्जत व वकार बढ़ाने के लिए हर कुर्बानी पेश करेगा। मैं उस तारीख को जो निहायत गलत है दोहराना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि इस वाकयात को हम अपनी तरफ से, अपने ख्यालों से भुला दें और इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि अक्सरियत भी गुज़िश्ता वाकयात को अपने दिलों से महव कर देगी। हम आज हिंदुस्तान और इंडिया की नई तारीख बनाएं जिसमें हर शख्स जिसको तामीर में दिलचस्पी हो 22 जुलाई का जो महत्व है उस महत्व की और खली कुजमा इशारा करना चाह रहे हैं और वो समर्थन कर रहे हैं। इसके बाद में बहुत शानदार उद्बोधन आता है सर्वपल्ली राधाकृष्णन का। दोस्तों, आप लोग जानते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे देश के
प्रथम उपराष्ट्रपति हैं, 2 बार उपराष्ट्रपति बने थे, वो देश के बाद में राष्ट्रपति भी बने थे और गजब के पढ़े लिखे व्यक्ति थे। फिलोसफर प्रेसिडेंट के रूप में इनको जाना जाता है। संविधान सभा में एक एक्टिव मेंबर के रूप में आपको बहुत दिखाई देंगे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उनका एक सुंदर सा उद्बोधन अब आ रहा है, जरा देखिएगा। अध्यक्ष महोदय, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जिस प्रभावात्मक रूप से इस झंडे और प्रस्ताव को उपस्थित किया, उसके पश्चात मैं अधिक नहीं कहना चाहता। झंडा अतीत और वर्तमान की संधि है। हमारी स्वतंत्रता के उन निर्माताओं द्वारा छोड़ी गई ये पैतृक संपत्ति है जो इस झंडे के नीचे लड़े और भारत में स्वतंत्रता के इस महान दिवस के लाने में भागी बने। आगे वो कह रहे हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आपको यह बताया कि यह दुख विहीन सुख का दिन नहीं है। कांग्रेस ने एकता और स्वतंत्रता के लिए युद्ध किया, एकता संकट में डाल भी दी गई, और यदि हम उन कर्तव्यों को जो हमारे सामने है साहस, शक्ति और दूरदर्शिता से पालन ना कर सके तो मेरे विचार से स्वतंत्रता भी संकट में डाल दी जाएगी, ऐसा सर्वपल्ली राधाकृष्णन कह रहे हैं। फिर वो अलग अलग रंगों का जो महत्व है उसको प्रकट कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं, जरा देखिएगा। लाल, नारंगी और भगवा रंग त्याग की भावना प्रदर्शित करता है। यह कहा गया कि सर्व त्यागा राज धर्मेशु दृष्टा, अर्थात त्याग के समस्त रूप राजधर्म के अंतर्गत है। दार्शनिक को राजा होना चाहिए, हमारे नेताओं को निष्पक्ष होना चाहिए, उनको कर्तव्य परायण होना चाहिए, ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जिसमें त्याग की भावना कूट कूट कर भरी हो। इस तरह से सर्वपल्ली राधाकृष्णन अलग अलग रंगों का जो महत्व है उसका इशारा कर रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं कि हरा रंग भूमि से हमारा संबंध यहाँ की वनस्पति जीवन से है, जिस पर अन्य समस्त प्राणी मात्र निर्भर करते हैं। क्या बात कही है, वो हरा रंग को हरियाली से जोड़ रहे हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन। यही तो संविधान सभा के अलग अलग सदस्यों के अलग अलग विचारों को आपके सामने रखा जा रहा है। वो हरा रंग को देश की हरियाली से जोड़ते हैं, वनस्पति से जोड़ते हैं, और जिसके ऊपर समस्त मानव जीवन निर्भर करता है उसको इससे जोड़कर वो रख रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं हमको इसी हरित भूमि पर यही अपना स्वर्ग बनाना चाहिए। यदि हम इस प्रयत्न में सफल होना है तो हमें सत्य यानी सफेद का अनुसरण करना चाहिए, धर्म कोष्टक में लिखा चक्र का पालन करना चाहिए, आत्मनियंत्रण और त्याग केसरिया लिखा हुआ है कोष्टक में, आत्मनियंत्रण और त्याग की नीति को ग्रहण करना चाहिए। सर्वपल्ली राधाकृष्णन हरे रंग को हरियाली से जोड़ते हैं, केसरिया रंग को त्याग से जोड़ते हैं और सफेद रंग को शांति से जोड़ते हैं, सफेद रंग को सत्य से जोड़ते हैं। अलग अलग लोगों के, अलग अलग संविधान सभा के मेंबर्स के क्या विचार है राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के 3 रंगों को लेकर, ये आपके सामने प्रकट किया जा रहा है। फिर इसके बाद में वो ये कहते हैं, ये झंडा हमें आदेश देता है कि सदैव तत्पर रहो, सदैव प्रगति करते रहो, आगे बढ़ो, स्वतंत्र, परिवर्तनीय, दयावान, सभ्य और प्रजातंत्रात्मक समाज की स्थापना करने का प्रयत्न करो, जिसमें ईसाई, सिख, मुसलमान, हिंदू और बौद्ध सभी शरण पा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा सर्वपल्ली राधाकृष्णन अपना भाषण दे रहे हैं। अरे राष्ट्रीय ध्वज बड़ा अलग है भाई, अलग है। आइए अब आ रहे हैं राजस्थान से डॉक्टर मोहन सिंह जी मेहता साहब। मैंने आप लोगों को शुरू में ही बता दिया था, राजस्थान के 2 व्यक्ति हैं जो आज अपने विचार व्यक्त करेंगे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के संदर्भ में। पहले व्यक्ति के रूप में डॉक्टर मोहन सिंह जी मेहता साहब। कुछ लोगों को तो आपत्ति होती है कि मोहन सिंह जी मेहता थे ही नहीं। अरे क्या नहीं थे, मोहन सिंह जी मेहता साहब संविधान सभा के मेंबर थे। और विचार देख लीजिए, देखो डॉक्टर मोहन सिंह मेहता कोष्टक में लिखा हुआ, क्या कोष्टक में लिखा हुआ उदयपुर, और ये उदयपुर हमारे राजस्थान में ही है। वो कह रहा है अध्यक्ष महोदय, जबकि मैं अपने स्थान से अपने महान नेता का इस महान विषय पर भाषण सुन रहा था तो मेरे मन में प्रथम यह विचार उठा कि इस विषय पर भाषण होना ही नहीं चाहिए। वो कह रहे हैं कि हमारे महान नेता ने महान विषय पर जो महान भाषण दिया है उसके बाद मुझे लगता है किसी और को भाषण देना ही नहीं चाहिए, ऐसा वो कह रहे हैं। और इस प्रस्ताव को हाउस के प्रत्येक विभाग द्वारा हर्ष ध्वनि पूर्वक स्वीकृत कर लेना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और कुछ भाषण हुए, सौभाग्य बस किसी संशोधन पर विचार नहीं हुआ। मैं यहाँ आने और प्रस्ताव के पक्ष में कुछ शब्द कहने का साहस रखता हूँ। क्या खूबसूरत बात उन्होंने कही है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के प्रति समाज के विभिन्न वर्गों, विभिन्न संप्रदायों, विभिन्न विचारों का किस तरह से मेल है उसकी और मोहन सिंह जी मेहता साहब का इशारा है। हमारे संविधान सभा में किसी भी प्रकार का कोई संशोधन नहीं रखा जाना इस प्रस्ताव पर, यह इस बात का प्रतीक है कि हमारे संविधान सभा के सारे सदस्यों की जो सहमति है वो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को लेकर थी।
आप देखेंगे विभिन्न प्रावधानों को लेकर संविधान सभा के सदस्य अलग अलग विचार रखते थे, लेकिन राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के संदर्भ में सभी लोगों के विचार एक जैसे आपको दिखाई पड़ते। किसी भी प्रकार का आपको कोई दुराभाव, कोई दूसरा विचार आपको दिखाई नहीं पड़ता है। ऐसा जो जगह है, ऐसा जो वस्तु है, उसके प्रति सहर्ष प्रेम आता है कि हमारे संविधान सभा के सारे मेंबर्स, सारे समुदाय, सारी पार्टी, सारी विचारधारा, सारे स्थानों, सारे वर्गों, सारे जातियों, सारे धर्मों के लोगों की एक जैसी आवाज आ रही है राष्ट्रीय ध्वज के संदर्भ में। बिल्कुल उसका सम्मान किया जाना चाहिए। फिर वो कह रहे श्रीमान जी, मैं ये कहूंगा कि जो प्रस्ताव हमारे सामने है उसे भारतीय रियासतों का भी समर्थन है। फिर तालियां बजने लग जाती है, क्योंकि उदयपुर एक रियासत थी। हमारे एक प्रतिनिधि, एक विख्यात प्रधानमंत्री ने उस कमेटी के विचार विमर्श में भाग लिया। अच्छा सुनो भाई, जूम वालों 77, बड़ा ढंग से सुनना, क्या कह रहे हैं? श्रीमान जी, मैं कहूंगा कि जो प्रस्ताव हमारे सामने है उसे भारतीय रियासतों का समर्थन प्राप्त है। तालियां बजी। फिर वो कह रहे हैं हमारे एक प्रतिनिधि, एक विख्यात प्रधानमंत्री ने उस कमेटी के विचार विमर्श में भाग लिया जिसने पंडित नेहरू द्वारा उस प्रस्ताव को हमारे सामने रखा। ये किसकी ओर इशारा कर रहे हैं? हीरालाल शास्त्री जी की ओर इशारा कर रहे हैं। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, क्या बताया था? मैंने आपको यह बताया था कि जो कमेटी बनी थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में, कमेटी में कौन कौन लोग थे बताएं क्या आपको? कमेटी में कौन कौन लोग थे? चलो आपको बता ही देता हूं यार, फिर आप कहेंगे कि साहब हमने को बताया नहीं। कमेटी में सारे मेंबर्स, हालांकि मैंने नाम बताया आपको, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब थे, सरोजनी नायडू थी, हीरालाल जी शास्त्री थे, के.एम. पनिकर साहब थे, मौलाना आजाद साहब थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसके अध्यक्ष थे। लेकिन फिर भी एक बार फिर आपको एग्जैक्ट बता देता हूं कि कमेटी में कौन कौन लोग मेंबर थे। कहां गए? यस यार, एक काम कर सकते हो क्या टेक्निकल टीम, मैं आपको एक पिक भेज रहा हूं। इस पिक को आप क्या करिए, इनको दिखाइए, जूम वालों को भी दिखाइए और यूट्यूब वालों को भी दिखाइए, ताकि इनको मालूम पड़ सके कि कमेटी में कौन कौन लोग थे। आप सुन रहे हैं टेक्निकल टीम? यस, सेंड कर दिया मैंने आपको। कमेटी में कौन कौन लोग थे इनको पूरी डिटेल बताइए आज, ताकि मालूम पड़ सके कि मामला क्या है, माजरा क्या है, कमेटी में कौन कौन से मुद्दों पर चर्चा हुई वो भी बता सकते हैं। मिनट्स, आई हैव मिनट्स, उस कमेटी के मिनट्स जो है वो भी हमारे पास है। लेकिन मैं चाह रहा हूं, हाँ बताइए, इनको बताइए कमेटी के मेंबर्स के बारे में बताइए। ये लीजिए, मिनट्स ऑफ द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द एडॉक कमेटी ऑन द नेशनल फ्लैग हेल्ड ऑन वेडनेसडे 10th of July 1947। ये बात आपको शायद दिखाई दे रही होगी। इसमें आप देख सकते हैं कि कमेटी का नाम एडॉक कमेटी है। किस पर है? नेशनल फ्लैग के ऊपर है। कब हुई बैठक? 10 जुलाई 1947 को। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, एडॉक कमेटी ऑफ नेशनल फ्लैग, न्यू दिल्ली, 10 जुलाई 1947। कॉन्फिडेंशियल है ये। कौन कौन प्रेजेंट थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कोष्टक में लिखा इन द चेयर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस कमेटी के अध्यक्ष थे, नाम देख सकते हैं आप। नंबर 2 पे देखिए मौलाना अबुल कलाम आजाद। नंबर 3 पे देखिए श्री सी राजगोपालाचारी, सरोजनी नायडू, के.एम. पनिकर साहब, के.एम. मुंशी जी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब, सरदार बलदेव सिंह जी, फ्रैंक एंथोनी साहब, एस.एन. गुप्ता जी, पंडित हीरालाल शास्त्री जी, पट्टाभी सीतारमैया और सत्यनारायण सिन्हा जी। यूट्यूब के साथियों जरा नाम सुन लीजिएगा वापस, एक बार नाम वापस बोल रहा हूं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज ए चेयरमैन ऑफ दैट कमेटी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सी राजगोपालाचारी जी, सरोजनी नायडू जी, के.एम. पनिकर साहब, के.एम. मुंशी जी, सरदार बलदेव सिंह जी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब, फ्रैंक एंथोनी जी, एस.एन. गुप्ता जी, हीरालाल शास्त्री जी, पट्टाभी सीतारमैया जी और सत्यनारायण जी सिन्हा वर द मेंबर ऑफ दैट कमेटी। क्या अभी भी कंफ्यूजन है कि जेबी कृपलानी जी? अब मेरे हिसाब से किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं रखना। संविधान सभा की झंडे पर कोई समिति नहीं थी, जो कमेटी थी एडॉक कमेटी थी। 10 जुलाई को बैठक हुई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की अध्यक्षता में हुई और मेंबर कौन कौन थे सबके नाम आपके सामने रख दिए गए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी उस बैठक में भाग लिया था, लेकिन वो मेंबर नहीं थे, विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में उस बैठक में भाग लिए। देख लीजिए, बिल्कुल लिखा हुआ है एडॉक कमेटी ऑन द नेशनल फ्लैग हेल्ड ऑन वेडनेसडे 10th of July 1947। मेरे हिसाब से इसके बाद तो किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन झंडे समिति के बारे में आपके मस्तिष्क में नहीं रहेगा। सारे मेंबर्स के नाम आपके सामने हैं। थैंक यू वेरी मच। टेक्निकल टीम को सैल्यूट बनता है भाई, कितना शानदार काम कर रही है। कैसा लगा? कैसा लगा?
अच्छा लगा, यूट्यूब के साथियों ने कहा अच्छा लगा, जूम वाले भी झूम गए। चलिए तो देखिए, अब मेरे हिसाब से आज के बाद में किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन हिंदुस्तान के किसी भी कॉर्नर में नहीं होना चाहिए। मुझे ये मत कह देना सर फला एग्जाम में फला प्रश्न में जेबी कृपलानी माना होगा भाई। किसी को मानना और कोई होना बड़ा अंतर है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते हैं। तो मोहन सिंह जी मेहता साहब जो इशारा कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि हमारे भी राज्य के प्रधानमंत्री जो है उस कमेटी में शामिल हुए। वो किसकी ओर इशारा कर रहे हैं? हीरालाल जी शास्त्री जी की ओर इशारा कर रहे हैं। श्रीमान जी ये एक ऐतिहासिक अवसर है जबकि स्वतंत्र भारत अपना राष्ट्रीय झंडा स्वीकार कर रहा है और मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि भारतीय रियासतों की एक बहुत बड़ी संख्या भारत का जो प्रधान अंग है और जो रहेगी, फिर तालियां बजती है, इसको क्या करती है? झंडे के रूप में स्वीकार करती है। ऐसा मोहन सिंह जी मेहता साहब अपने इस उद्बोधन में बोल रहे हैं। फिर मोहम्मद शरीफ साहब आ रहे हैं जो कि मैसूर से है। आप लोगों को अच्छा तो लग रहा है ना, कितनी सारी बातें जो है संविधान सभा के बारे में जो छिपी हुई थी वो इन सारी बहस से बाहर आ रही है। मुझे लगता है कि ये एक नया प्रकार का पॉलिटी का जो ज्ञान है आप लोगों को हो रहा है और मैंने तो आप लोगों के लिए शब्द का प्रयोग कर दिया कि आप संविधान वीर है। चलिए मोहम्मद शरीफ साहब जो कि मैसूर से आ रहे हैं, क्या कह रहे हैं? श्रीमान जी मुझे खेद है कि भारतीय झंडे के विषय पर पंडित नेहरू द्वारा सराहनीय ढंग से पेश किए गए प्रस्ताव के संबंध में कुछ वाद विवाद उत्पन्न हुआ है। कुछ लोगों ने यह सुझाया कि इस झंडे के रंग में कुछ परिवर्तन होना चाहिए, कुछ लोग ये चाहते हैं। तो कई सारे सदस्य जोर से बोले नहीं 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 नहीं, हम कुछ नहीं चाहते हैं, हमने जो पास कर दिया वो एकदम फाइनल है, हम तो कुछ चाहते ही नहीं है। फिर मोहम्मद शरीफ साहब आगे फिर क्या बोलते हैं? मैं उस भावना का आदर करते हुए जिससे प्रेरित होकर महानुभावों ने निवेदन किया, मैं स्वयं तो यही कहूंगा कि जहां तक झंडे का संबंध है ये उत्तम झंडा है और पंडित नेहरू ने आज सुबह प्रस्ताव के पक्ष में जो भी कुछ कहा मैं उसका समर्थन करता हूं। फिर वो रंगों के बारे में बात करते हैं। श्रीमान जी सफेद, केसरिया और हरे रंग निस्वार्थता, पवित्रता और त्याग के द्योतक है। लो नई व्याख्या, कलर के बारे में नई व्याख्या। क्या कह रहे हैं? सफेद रंग निस्वार्थता का प्रतीक है, केसरिया रंग पवित्रता का प्रतीक है, हरा रंग त्याग का प्रतीक है। बड़े बड़े महत्वपूर्ण आध्यात्मिक महत्व इन रंगों के साथ जुड़े हुए। इन रंगों का सब लोग आदर करते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, पारसी हो। चक्र जो कि इस झंडे के केंद्र में है गति, प्रगति और उन्नति का प्रतीक है। क्या क्या शब्द बोल रहे हैं? गति, प्रगति, उन्नति का प्रतीक है चक्र। ललित कला तथा अन्य बातों में भी ये भारत की बौद्धिक परंपरा और सभ्यता के उपयुक्त है। जैसा कि चौधरी खली कुजमा ने कहा है, ये वह झंडा है जो कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो भारत में रहता है और रह रहा है आदरणीय है। इन शब्दों के साथ मैं पंडित नेहरू द्वारा रखे गए प्रस्ताव का सहर्ष समर्थन करता हूं। ऐसा वो कह रहे हैं मोहम्मद शरीफ साहब। इसके बाद में सत्यनारायण जी सिन्हा कह रहे हैं अब साहब वोट ले लो सर, अब बहुत चर्चा हो गई, अब वोट करवा लेते हैं। तो माननीय सदस्यगण कह रहे हैं अब इस विषय पर वोट ले लिया जाए। सत्यनारायण जी सिन्हा ने यह बात कही, पर अध्यक्ष क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं मेरे पास 25 वक्ताओं के अभी भी नाम है, 25 वक्ता और है, क्योंकि एक ऐसा अवसर है जबकि प्रत्येक व्यक्ति अपने भाव व्यक्त करना चाहेगा। इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि यार 22 जुलाई को इग्नोर मत करो। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या कह रहे हैं कि मेरे पास अभी 25 वक्ताओं की और सूची है। फिर वो कह रहे हैं क्योंकि ये एक ऐसा अवसर है जिस पर हर सदस्य अपने विचार व्यक्त करना चाहता है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को आप अपना रहे हो, किसी भी देश के लिए झंडा का बड़ा महत्व इसी सेंटेंस से आपको बात समझ में आ जाती है। लेकिन मेरे विचार से अब इस विषय पर और अधिक वाद विवाद करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी कहा जा सकता था वह हमने सदस्यों से सुन ही लिया है। इसलिए मैं अब इस पर विवाद जो चर्चा है उसका अंत करने का प्रस्ताव रखता हूं। फिर तजमुल हुसैन साहब जो कि बिहार से हैं वो आते हैं। श्रीमान जी वाद विवाद का प्रस्ताव अंत करने का जो प्रस्ताव रखा गया उस संदर्भ में मैं निवेदन करूंगा कि और भी अधिक भाषण देने की आज्ञा होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे अवसर पर प्रत्येक व्यक्ति अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया जाना चाहिए। तजमुल हुसैन साहब कह रहे हैं कि ये जो वाद विवाद अंत करने का जो आपने प्रस्ताव रखा सर, मैं इससे सहमत नहीं हूं। ये तो आज ऐसा अवसर है जिस पर हर सदस्य को विचार व्यक्त करने का अवसर मिलना ही चाहिए। फिर आर के सिद्धवा जी कौन से? जो कराची के थे, कराची में जिनका जन्म हुआ था। पाकिस्तान बनने वाला था तब भी आर के सिद्धवा जी ने हिंदुस्तान में रहना पसंद किया। संयुक्त प्रांत से आते हैं, मध्य प्रांत से आते हैं। श्रीमान जी ये स्मरणीय दिवस है और जो कोई बोलना चाहिए उसे अवसर मिलना ही चाहिए, ऐसा सिद्धवा जी कह रहे हैं।
फिर राय बहादुर श्याम नंदन सहाय जी कह रहे हैं, श्रीमान जी हर रोज हम राष्ट्रीय झंडा थोड़ी स्वीकार करेंगे। अरे वाह, क्या बात कही, दिल को हो गई, दिल को टच कर गया। वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि साहब हर रोज थोड़ी हम राष्ट्रीय झंडा तिरंगा को स्वीकार करेंगे, ऐसा अवसर तो कभी कभी आता है। तो ऐसे अवसर पर तो हर सदस्य को बोलने का क्या होना चाहिए, मौका मिलना चाहिए। इस कारण यह उचित है कि यदि कुछ और सदस्य बोलना चाहते हैं तो उन्हें बोलने दिया जाना चाहिए। अब आ रहे हैं पंडित गोविंद मालवीय जी, जो कि संयुक्त प्रांत से हैं। श्रीमान जी, आज के संपूर्ण दिवस को हम लोग झंडा दिवस रखें क्या? पंडित गोविंद मालवीय जी ने संविधान सभा में यह सुझाव दिया कि 22 जुलाई 1947 को हम राष्ट्रीय ध्वज के संदर्भ में प्रस्ताव जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा उसको स्वीकार करने जा रहे हैं। तो क्या 22 जुलाई को हम लोग झंडा दिवस के रूप में रखें क्या? ये पंडित गोविंद मालवीय जी ने सुझाव दिया, जो कि संयुक्त प्रांत से आते हैं। पंडित गोविंद मालवीय जी बिल्कुल महत्वपूर्ण बात रखी है, इनको भी आप याद रखिएगा, एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। अब अध्यक्ष आप क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। मैं पूर्णतया हाउस के हाथों में हूं, यदि आप और डिस्कशन करना चाहते हैं तो मैं बिल्कुल आपका स्वागत करूंगा। मैं अभी वाद विवाद को बंद नहीं कर रहा हूं। बालकृष्ण शर्मा जी कह रहे हैं, अब तो हम अपनी वृद्ध माता को सुनना चाहते हैं। अब तो हम अपनी वृद्ध माता को सुनना चाहते हैं। किसकी बात कर रहे हैं वो? सरोजनी नायडू की बात कर रहे हैं, वो सरोजनी नायडू की बात कर रहे हैं। तो बालकृष्ण शर्मा जी ने यह बात कही। तो फिर तजमुल हुसैन साहब क्या कह रहे हैं, हम बुलबुले हिंद का भाषण सुनना चाहते हैं। क्या बात है, तजमुल हुसैन साहब कह रहे हैं हम बुलबुले हिंद का भाषण सुनना चाहते हैं। बालकृष्ण शर्मा जी कह रहे हैं हम अपनी वृद्ध माता का भाषण सुनना चाहते हैं, यानी इशारा सरोजनी नायडू जी की ओर है। क्या कह रहे हैं अध्यक्ष? मैं उन्हें सबसे अंत में बुलाऊंगा। वो क्या कह रहे हैं, मैं उन्हें सबसे अंत में बुलाऊंगा। मैं समझता हूं कि उनका बड़ा मधुर भाषण होगा और अपनी पुरानी प्रथा के अनुसार हमें मीठे से अंत करना चाहिए। वो कह रहे हैं कि सरोजनी नायडू जब बोलती है तो इतना सुंदर भाषण बोलती है, इतना मधुर भाषण बोलती है, और पुरानी एक कहावत भी है कि अंत अगर मीठा से हो तो बहुत बढ़िया होता है। इसलिए सरोजनी नायडू जी को हम लास्ट में बुलवाएंगे, ऐसा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कह रहे हैं। अब मिस्टर सादुल्ला आ रहे हैं, जो क्या कह रहे हैं जरा देखिएगा, जो कि आसाम से है, जो बाद में आसाम के मुख्यमंत्री भी रहे, प्रारूप समिति के एक मेंबर के रूप में भी आपको दिखाई देंगे, मुस्लिम लीग से है। क्या कह रहे हैं अध्यक्ष महोदय, पंडित नेहरू के बुद्धिमत्तापूर्ण सुंदर भाषण और अन्य क्षेत्रों के भाषणों पर विचार करते हुए इस वाद विवाद में मेरे भाग लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी। मेरे खड़े होने का कारण यह है कि मैं अपनी स्थिति को पूर्णतः स्पष्ट करना चाहता हूं। यद्यपि इस परिषद के मुसलमान सदस्यों का प्रथम दिवस स्वागत किया गया, फिर भी कुछ सदस्यों द्वारा वे उपेक्षा की दृष्टि से देखे जाते हैं और उन पर विश्वास नहीं किया जाता है, जब तक कि हम अपने कुछ विचारों का परित्याग न करें जिन्हें हम अपनाए हुए हैं। हमें इस विशाल सभा में भाग लेने से वंचित रखने के प्रयत्न किए गए हैं। मैंने समाचार पत्रों में कुछ ऐसे समाचार देखे हैं कि इस संविधान सभा में मुसलमानों की कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ समाचार पत्रों ने यहां तक भी लिख मारा है कि मुसलमान पंचम वर्गीय है और संविधान में अड़ंगा लगाने वाले। मुझे बहुत खुशी है कि पंडित नेहरू के प्रस्ताव पर उस भारतीय संघ के प्रति जिसमें कि संयोगवश जन्म लेने और निवास करने के कारण हम सम्मिलित हैं, अपनी निष्ठा की इस उच्च घोषणा द्वारा हमें कलंक धोने और अविश्वास मिटाने का अवसर मिला है। यह इस्लाम की आज्ञा है और लीग की हाई कमांड के आदेश द्वारा इसकी पुष्टि की है कि हम जहां कहीं भी रहे, हम वहां की सरकार के प्रति सद्भाव और भक्ति रखें। उस सिद्धांत का पालन करते हुए मैं इस झंडे का, जिसे पंडित नेहरू ने हाउस को भेंट किया है, अभिवादन करता हूं, ऐसा सादुल्ला साहब कहना चाह रहे हैं। ठीक है, ये फिर आ गए लिंक वाले, लिंक भेजो, लिंक भेजो। क्या होगा, भेज दो भाई, मेरा क्या, इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। भेजो इनको, लिंक भेजो, अभी कभी लिंक भेजो, ये ताकि ये अपना काम, जो महत्वपूर्ण जो काम है व्हाट्सएप किसी को करना है वो काम कर सके। किसी को हाय बाबू तूने खाना खाया कि नहीं खाया ये पूछ सके। जल्दी भेजो इनको लिंक, है, ताकि फ्री होकर बात तो कर सके उनसे। चलिए आते हैं आगे की ओर। इतना महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है। अब आ रहे हैं डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी साहब, पश्चिम बंगाल के हैं। अध्यक्ष महोदय, जब से ईसाई समुदाय ने यह समझा है
कि वह वास्तव में एक भारतीय जाति है, तभी से उसके बड़े बड़े नेताओं ने भारतीय राष्ट्रीयता को पूर्णतः ग्रहण किया है। मुझे केवल उन लोगों को जो कि मेरी बातें सुनकर मुझे गौरव प्रदान करेंगे, बंबई के स्वर्गीय काका बैपेस्ट, बंगाल के स्वर्गीय केसी बनर्जी, संयुक्त प्रांत के, उनके कई सारे वो नाम दे रहे हैं, वो नाम बता रहे हैं कि जिन लोगों का स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान रहा, उस पर ये चर्चा करते हुए अपनी बात को रख रहे हैं एच.सी. मुखर्जी साहब। फिर वो कह रहे हैं, मेरे लिए एक महत्वपूर्ण बात है कि कुछ कार्यकर्ता जो कि कांग्रेस से घनिष्ठ संपर्क स्थापित किए हैं वो भारतीय ईसाई हैं। मुझे विश्वास है कि मेरे मित्र इस बात का प्रमाण स्वीकार करेंगे कि हमने भी ऐसे ऐसे नेता उत्पन्न किए हैं जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीयता को पूर्णतः ग्रहण किया है और हम लोग भी राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को स्वीकार करते हैं। ऐसा एच.सी. मुखर्जी साहब अपने उद्बोधन में कह रहे हैं। अरे कहाँ जा रहे हैं? आर.के. सिद्धवा जी नहीं जाने चाहिए। यस, अब आर.के. सिद्धवा जी आ रहे हैं जो कि पारसी समुदाय से हैं और जैसा कि मैंने कहा इनका जन्म कराची में हुआ, लेकिन उन्होंने हिंदुस्तान में रहने का निश्चय किया। हाँ, फीडबैक भेज दिया, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया किया। फीडबैक भी भेज दिया, आप लोगों को मिल गया ना फीडबैक? एक बार इशारा करके बताइए थोड़ा सा। ओके, थैंक यू। किसने किया इशारा वैसे? हाँ, ये अच्छा, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया बात है। हमारे बहनें, हमारे भाई सब जुड़े हुए, कितनी खुशी की बात है। चलिए, आर.के. सिद्धवा जी क्या कह रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव के माननीय प्रेषक महोदय पंडित नेहरू ने कहा कि इस प्रस्ताव को पेश करने तथा इस झंडे को भेंट करने का उन्हें गौरवपूर्ण शुभ अवसर मिला। श्रीमान जी, ये गौरवपूर्ण शुभ अवसर आज केवल पंडित नेहरू के लिए नहीं है, वरन ये समस्त राष्ट्र के लिए भी गौरव करने का सौभाग्यपूर्ण अवसर है। क्या बात कही है! उन्होंने कहा कि पंडित नेहरू जी ने इस प्रस्ताव को रखते समय उन्होंने कहा कि मुझे ये गौरव प्राप्त हो रहा है कि मैं इस प्रस्ताव को रख रहा हूं। सिद्धवा जी कह रहे हैं कि ये पंडित नेहरू जी के लिए भी, पंडित नेहरू जी के लिए ही गौरव का बात नहीं है, ये संपूर्ण देश के लिए गौरवपूर्ण क्षण है। ऐसा आर.के. सिद्धवा जी अपने उद्बोधन में कह रहे हैं। उनके उद्बोधन में कई बार तालियां बजती है। उन्होंने जो बात कही, मैं उनकी पूरी बात को रखना चाह रहा हूं ताकि आपको समझ में आ सके। वो कह रहे हैं कि जिस झंडे के नीचे स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए लोगों ने घोर युद्ध किया, वही झंडा सत्य सिद्ध हुआ और आज के पश्चात वही राष्ट्रीय झंडा रहेगा, सरकार द्वारा प्रमाणित झंडा रहेगा। जबकि हमारे जवान और बुढ़े, पुरुष, स्त्रियां और बच्चे भी सार्वजनिक भवनों और निजी इमारतों पर इस झंडे को फहराते थे तो ब्रिटिश नौकरशाही इस झंडे को नीचे गिरा देती थी और अपने पैरों तले कुचल देती थी। अरे इस दर्द को महसूस कीजिए कि देश की आज़ादी से पहले हमारे देश के जो लोग वो अपने घरों पे अगर झंडा लगाना चाहते थे तो ब्रिटिश हुकूमत हमारे उन झंडों को हटा देती थी, नीचे गिरा देती थी और अपने पांव के तलों से कुचल देती थी। इस दर्द को जब तक आप महसूस नहीं करेंगे तब तक आपको राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का क्या महत्व है, वो महत्व आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं हमेशा आपको कहना चाहता हूं कि अगर उसका मिठास का एहसास करना चाहते हो तो उसका जो खटास है उसको पहले देखिएगा, दर्द देखिए। मैं अक्सर कहता हूं, आंखें जिसे देख नहीं सकती, दिल उसके लिए रोता नहीं है। हमारी युवा पीढ़ी की आंखों ने संविधान निर्माण की प्रक्रिया और गुलामी की जो स्थिति थी उसको कभी देखा ही नहीं है, उसे महसूस नहीं किया, तो संविधान की खूबसूरती उन्हें कैसे महसूस होगी? यही तो हमारा प्रयास है कि ये जो खूबसूरती है उसको महसूस कराने के लिए ही तो आपको संविधान सभा की बहस हूबहू आपके सामने रख रहे हैं। कितनी गजब की बात सिद्धवा जी ने कही। कल्पना करो, कल्पना कि हमारा झंडा हम अपने घरों पे नहीं लगा सकते थे। कल्पना कीजिए उन दिनों की, कितनी आजादी दे दी है, कितना खूबसूरत संविधान बनाया हम लोगों के लिए। फिर वो क्या कह रहे हैं? ऐसा होते हुए भी जब हमारे देशवासियों ने फिर उसी झंडे को उठाया और जिस इमारत पर उसे गिरा दिया गया उस पर फहराया। अरे कल्पना करो कि जब देश गुलाम था उस समय हमारे झंडे को हटा दिया जाता था, हमारे झंडे को हटा दिया जाता था, पैरों तले कुचलिया जाता था, फिर भी हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे थे, फिर उस खड़े होते, फिर उस झंडे को लेते, फिर लगाते, फिर गोलियां चलती, शहीद हो जाते, लेकिन झंडे से उनको इतना प्रेम था। ये बातें महसूस करने वाली है। युवा पीढ़ी को यही तो महसूस करवाना है। ऐसा करते हुए उन्होंने महात्मा गांधी के सिद्धांत का अक्षरश पालन किया कि संघर्ष अहिंसात्मक रूप में रहे। और खूबसूरत बात देखिए कि जब वो झंडा लगाते थे, वो गिराते थे, हम झंडा लगाते थे, गोलियां चलती थी, लाठियां चलती थी, लेकिन हम महात्मा गांधी के सिद्धांत अहिंसा पर खड़े रहते थे। हम कभी वापस हिंसात्मक जवाब नहीं देते थे। ऐसा सिद्धवा जी कहना चाह रहे हैं। आप शब्दों को महसूस कीजिएगा। महात्मा गांधी ने हमें यह उपदेश दिया कि हम मन, वचन और कर्म से अहिंसा का पालन करें। श्रीमान जी, मैं ये स्वीकार करता हूं कि मन और वचन से तो अहिंसा का पालन
नहीं हो सका, पर मैंने करोड़ों भारतवासियों के साथ भारत में ब्रिटिश नौकरशाही के विरुद्ध युद्ध करने में अहिंसा के सिद्धांत का अक्षरश पालन किया है। फिर वो कह रहे हैं 15 अगस्त को ये झंडा जो आज हमें भेंट किया गया है, इस मान संविधान सभा पर फहराया जाएगा, विशाल सेक्रेटरीट भवन पर फहराया जाएगा, और श्रीमान जी मैं ये भी कह सकता हूं वायसराय के भवन पर भी पहनाया जाएगा। क्या बात कह रहे हैं सिद्धवा जी कि ये जो झंडा आज आपने हमको दिया है, ये झंडा हम जगह जगह पर फहराएंगे और वायसराय के भवन पर भी हम झंडा फहराएंगे। इस खुशी को महसूस कीजिए। यूनियन जैक आदरपूर्वक धीरे धीरे गंभीर भाव से नीचे उतारा जाएगा। यूनियन जैक इंग्लैंड का झंडा है, क्या कह रहे हैं, यूनियन जैक गंभीरता के साथ धीरे धीरे आदरपूर्वक नीचे उतारा जाएगा और हमारा झंडा लहराएगा। क्या बात कही है। निसंदेह उस दिन समस्त भारत में राष्ट्रीय झंडा फहराया जाएगा और प्रत्येक व्यक्ति इसका अभिवादन करेगा। श्रीमान जी सबसे पहला राष्ट्रीय झंडा मुझे स्वराज का झंडा कहना चाहिए। कलकत्ता के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में 1911 में एक महान सभापति के द्वारा, एक महान कांग्रेसी के द्वारा और उस महान देशभक्त के द्वारा जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापकों में से एक थे, तथा मैं ये कह सकता हूं कि कांग्रेस के एक प्रमुख नीति निर्माता थे, दादा भाई नौरोजी के द्वारा पहनाया गया था, ऐसा सिद्धवा जी कह रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं, अध्यक्षा बीच में बोल रहे हैं कि मैं आपके भाषण में विघ्न नहीं डालना चाहता, परंतु वक्ता महोदय वर्ष में गलती कर रहे हैं, वह वर्ष 1906 था न कि 1911। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो अध्यक्षता कर रहे हैं वो कह रहे हैं आपने गलती से 1911 बोल दिया है, वो 1911 नहीं, वो 1906 था। इससे आप अंदाज लगाइए कि ये लोग जो है जिन्होंने संघर्ष देखा नहीं था, जिन्होंने खुद ने संघर्ष किया था, वही तो लड़ रहे थे अंग्रेजों से। भाई अंग्रेजों से जो आजादी किस कीमत पर हमने पाई है उसको महसूस करने की आवश्यकता है। हमारी युवा पीढ़ी खासकर जो 21वीं शताब्दी में जो पैदा हुई है उन्हें संघर्ष का आइडिया ही नहीं है, उन्होंने तो संघर्ष किया है। आगे देखिएगा। अब आर के सिद्धवा जी कह रहे हैं, श्रीमान धन्यवाद श्रीमान, आपने मुझे करेक्ट कर दिया। झंडा फहराते हुए उन्होंने कहा इस झंडे को मैं भेंट करता हूं, इस झंडे के नीचे हम अपना युद्ध करना चाहिए। श्रीमान जी उस समय इस झंडे का रूप कुछ बदल गया और अब ये सरकारी तौर पर राष्ट्रीय झंडा मान लिया गया। हम सब इसका अभिवादन करते हैं, जहां कहीं भी ये फहराया जाएगा ये अनंत काल तक दृढ़ बना रहेगा। इसके बाद में जयपाल सिंह जी मुंडा आ रहे हैं। जयपाल सिंह जी मुंडा के बारे में मैंने आपको बहुत सारी डिटेल बताई है। आप लोग जानते हैं आदिवासी समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं जयपाल सिंह जी मुंडा। वो क्या कह रहे हैं वो देखिए। अध्यक्ष महोदय, जब मैंने पंडित नेहरू का भाषण सुना तो मैंने सोचा किसी और भाषण की आवश्यकता नहीं होगी। कितना देखो, हर मेंबर जो उठ रहा है वो खड़ा हो रहा है, वो यही कह रहा है कि पंडित नेहरू जी का भाषण इतना सुंदर था कि हम सब ने ये सोचा कि पंडित नेहरू जी के भाषण के बाद किसी और को भाषण देने की आवश्यकता नहीं होगी। इतनी बात कही जा रही है। अब ये मेरे भाई क्या कह रहे हैं, सर हम तो आजाद ही नहीं थे, फिर वायसराय के भवन पर कैसा फहराएंगे। 15 अगस्त की बात कर रहे हैं। 15 अगस्त 1947 को हम आजाद नहीं हुए। लिंक वाले भैया है ये। 15 अगस्त को हम झंडा फहराएंगे वायसराय के घर पर, ऐसा कह रहे हैं सिद्धवा जी। कहां हो मनोहर भाई? 15 अगस्त की बात कर रहे हैं। 15 अगस्त को तो हम आजाद हो ही जाएंगे ना। ठीक है, तो इस प्रकार से ये भाषण आगे बढ़ रहा है। जयपाल सिंह जी मुंडा साहब आ रहे हैं, लेकिन चूंकि इस हाउस के विभिन्न दलों ने एक एक करके इस झंडे को, जिसे हम लोगों ने राष्ट्रीय झंडा के रूप में स्वीकार किया, अपनी निष्ठा प्रकट की है, तो इसी कड़ी में मैं भी अपनी बात कहना चाहता हूं। मैं उन 3 करोड़ आदिवासियों की ओर से जो इस देश के सच्चे स्वामी है, इस भूमि के प्रथम पुत्र हैं, भारत के अति प्राचीन शिष्टजन हैं और पिछले 6000 वर्षों से स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जो युद्ध कर रहे हैं, उनकी ओर से मैं इस झंडे को स्वीकार करता हूं, ऐसा जयपाल सिंह जी मुंडा साहब कह रहे हैं। श्रीमान जी, इस हाउस के बहुत से सदस्य ये सोचने लगे हैं कि झंडे फहराने का श्रेय आर्य सभ्यता को है। श्रीमान जी, आदिवासी झंडा फहराने में और अपने झंडे के लिए युद्ध करने में सर्वप्रथम है, जयपाल सिंह जी कह रहे हैं। अगर आदिवासियों की जिंदगी अगर आप लोगों ने देखी है तो आदिवासियों के जब मेला लगता है, उस जिसको वो यात्रा कहते हैं, वो जब मेला लगता है तो दूर दूर से आदिवासी अपने अपने गाँवों से आते हैं। और किसके साथ आते हैं? अपने गाँव का जो प्रधान होता है उसके नेतृत्व में आते हैं, और प्रधान जो है आगे झंडा लेकर चलता है, और फिर गांव के जो बाकी वाले जो लोग हैं
और उसके पीछे पीछे चलते हैं, सारे लोग एक जगह पर एकत्रित होते हैं, सब अपना अपना झंडा लेकर आते हैं और अपने झंडे को बड़ा शान के साथ समझते हैं। जयपाल सिंह जी उसी की ओर इशारा कर रहे हैं। श्रीमान जी आदिवासी झंडा फहराने में और अपने झंडे के लिए युद्ध करने में सर्वप्रथम है। जो सदस्य बिहार प्रांत से आए हैं मेरी इस बात का समर्थन करेंगे कि प्रति वर्ष छोटे नागपुर में मेला, यात्रा, उत्सव में जब जब विभिन्न कबायली दल अपने अपने झंडे लेकर क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, तब प्रत्येक दल यात्रा में एक विशेष मार्ग से आता है, केवल एक ही मार्ग से आता है और अन्य कोई दल उस मार्ग से नहीं आ सकता। प्रत्येक गांव का एक झंडा होता है और उस झंडे की नकल कोई दूसरा दल नहीं कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति उस झंडे को चुनौती देता है तो श्रीमान जी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं वो विशेष दल उस झंडे की प्रतिष्ठा की रक्षा करने के लिए अपने खून की अंतिम बूंद तक लगा देता है। ऐसा जयपाल सिंह जी मुंडा आदिवासी समुदायों में झंडे का जो महत्व है उसकी ओर संकेत कर रहे हैं। ये सब बात आपको दिखाई देनी चाहिए, ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। फिर देखिए ये राष्ट्रीय झंडा आदिवासियों को एक नया संदेश देगा कि स्वतंत्रता के लिए उनके 6000 वर्षों का युद्ध अब समाप्त हो गया है और वे अब उस देश में उतने ही स्वतंत्र हैं जैसे कि अन्य व्यक्ति स्वतंत्र हैं। ऐसा जयपाल सिंह जी मुंडा साहब कह रहे हैं। फिर मिस्टर फ्रैंक रेजिनॉल्ड एंथोनी FR एंथोनी साहब आ रहे हैं जो हमारी लोकसभा में 7 बार मनोनीत हो चुके हैं, जो संविधान सभा के पहले उपसभापति के रूप में भी आपको दिखाई दिए। फ्रैंक जे एंथोनी साहब आ रहे हैं, फ्रैंक R एंथोनी साहब आ रहे हैं, वो जरा देखिएगा। जब मैंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का इस झंडे के परिचय कराने और भेंट करने संबंधी प्रभावशाली भाषण को सुना तो मैंने सोचा कि अवसर की गंभीरता पर मुझे मोहर लगाने के लिए ये सही बात है, लेकिन चूंकि सदस्यों को समझने योग्य भावनाओं और उनके उत्साह के कारण अनेक भाषण हुए तो मैंने सोचा कुछ शब्द मैं भी कह दूं। मतलब हर मेंबर ये कह रहा है कि पंडित नेहरू जी का जो उद्बोधन था उसके बाद में किसी को बोलने की आवश्यकता नहीं है। वो कह रहे हैं कमेटी में ये स्पष्ट कर दिया गया था, क्योंकि वो कमेटी के मेंबर थे। अभी मैंने आपको एंथोनी साहब का नाम बताया था कमेटी के, वो कह रहे कमेटी ने ये स्पष्ट कर दिया, ही वाज मेंबर ऑफ दैट कमेटी। कमेटी ने यह स्पष्ट कर दिया कि यह झंडा किसी सांप्रदायिक विचार या भावना का द्योतक नहीं है। यद्यपि हमने विशेषकर उस झंडे को ही रखा जिसके नीचे भारतीय स्वतंत्रता का युद्ध लड़ा गया और उसका अंत हुआ, फिर भी झंडा जिस रूप में आज फहराया गया है कुछ गुण और प्रेरणा रखता है जिनका आदर प्रत्येक राष्ट्र को करना चाहिए, जो उन्नति और स्वतंत्रता का प्रतीक है। मुझे दृढ़ विश्वास है कि यह झंडा वास्तव में अपने स्वरूप में तथा प्रेरणा प्रदान करने में एक सुंदर झंडा है। आज ये झंडा राष्ट्र का झंडा है, ये किसी विशेष संप्रदाय का झंडा नहीं है। ऐसा एंथोनी साहब कह रहे हैं जो खुद उस कमेटी के मेंबर थे जिस कमेटी ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को स्वीकार किया। और मैंने अभी आपको कमेटी की जो लिस्ट है वो लिस्ट भी आपके सामने रखी है। तो फिर आ रहे हैं ज्ञानी गुरुमुख सिंह मुसाफिर, ये क्या बात कह रहे हैं इनको भी सुन लीजिए। वो कह रहे जनाब सदर, इस वक्त पंडित नेहरू की तकरीर के बाद और श्री राधा कृष्णन जैसे फाजिल बुजुर्गों की उस वजाहत के बाद जो उन्होंने रंगों के मुतल्लिक की है, मैं समझता हूं बहुत ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और जिस तरह से सर्वपल्ली राधा कृष्णन ने अपनी बात को रखा है राष्ट्रीय झंडे ध्वज के बारे में, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के बारे में, उसके बाद में किसी और को कहने की कुछ भी आवश्यकता नहीं है, ऐसा मुसाफिर साहब कह रहे हैं। मैं सिर्फ इस ख्याल से यह खड़ा हुआ हूं कि इस ढंग से अपनी शमूलियत जाहिर करूं कि इस झंडे के खातिर और अपने देश की आजादी के खातिर जो कुर्बानियां हुई है, पंडित जी ने अपने खास अंदाज में और दर्दनाक लहजे में यही बयान किया है। इस झंडे के मातहत इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल होकर मेरी कौम ने अपनी ताकत के मुताबिक कुर्बानियां दी है और सिखों से ज्यादा मैं समझता हूं किसी और को भी खुशी नहीं हो सकती है जो कुर्बानियां हमने दी है। बिल्कुल बहुत सुंदर सी बात वो कह रहे हैं कि इस झंडे के लिए सिखों ने जो कुर्बानियां दी है और आज इस झंडे को स्वीकार किया जा रहा है, तो सिखों को इससे ज्यादा और क्या खुशी हो सकती है, ऐसा मुसाफिर साहब अपने उद्बोधन में कहना चाह रहे हैं। फिर आ रहे हैं HJ खांडेकर साहब, वो क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। सभापति महोदय, माननीय पंडित नेहरू ने जो प्रस्ताव झंडे के बारे में रखा उसका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। आप जानते हैं इस झंडे को इस देश में जिंदा रखने के लिए हमने कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी है और यहां तक कि इस झंडे की इज्जत रखने के लिए कईयों की जिंदगियां बर्बाद हो गई है, बाल बच्चे कुचल दिए गए, वो खुद मारे गए, तबाह हो गए। इस झंडे को कुचलने के लिए अंग्रेजी सल्तनत ने जितने भी जो उनके पास ताकत थी सारी ताकत खर्च कर दी, मगर हमने इस देश के बासिंदों ने अपनी कुर्बानियों से इसे बराबर सींचा है और इसे जिंदा रखा है। इस झंडे के लिए बहुत कुर्बानियां दी है,
बच्चों ने कुर्बानियां दी है, अपने आप को खपा दिया। और ब्रिटिश सरकार के पास जितनी ताकत थी, ब्रिटिश सरकार को इस झंडे से बड़ी नफरत थी। वो झंडे को जब देखती थी तो उसको कुचलने का प्रयास तो करती थी, साथ ही जो लगाने वाले उनकी भी हत्या कर देती थी। कितनी सुंदर सी बात खांडेकर साहब कह रहे हैं कि इस झंडे के लिए हमारे देश के बच्चों ने कुर्बानियां दी है। और आज वो दिन आया है कि जब हम इस झंडे को क्या कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं राष्ट्रीय ध्वज के रूप में। और कितना अच्छा लग रहा है कि सभी धाराएं एक ही दिशा में बह रही है, कोई भी हल्का सा भी कहीं पर भी विरोध आपको स्वर दिखाई नहीं देता है। इससे मालूम पड़ता है कि ये एक ऐसी जो वस्तु है, ये एक ऐसा दस्तावेज है जिसको स्वीकार करने में हम सब एक ही प्रकार की ध्वनि निकाल रहे हैं। ये तो झंडा है, इसमें 3 रंग है, जिसके कि एक पहले रंग से मेरी कौम का संबंध आता है, वो ऐसा कह रहे हैं। इसका दूसरा रंग जो सफेद है वह शांतिमय है और वह शांति रखने वाला है। और दूसरी जो कम्युनिटीज है इस देश के अंदर, उनकी यूनिटी का संबंध रखने का है। इसलिए ये झंडा सारे देश का और हर धर्म, हर भाषा व मजहब के लोगों का है। आज मैं ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास की ओर से इस झंडे को स्वीकार करता हूं, ऐसे खांडेकर साहब कह रहे हैं। अब आ रहे हैं बालकृष्ण शर्मा जी। सामान्य अध्यक्ष महोदय, बहनों और भाइयों, आज इस अवसर पर जबकि मेरे नेता पंडित नेहरू इस संदर्भ में अत्यंत ऊंचे स्तर से अपने विचार प्रकट कर चुके हैं, इसके बाद मेरी स्वयं ही ये इच्छा थी कि यहाँ कोई और भाषण ना हो। यार आप देखेंगे आज हर वक्ता यही बोल रहे हैं, क्योंकि पंडित नेहरू जी का आज का जो उद्बोधन था बड़ा मार्मिक था, बड़ा दर्द भरा था। देश के प्रति जो उनके उद्बोधन जो रहे, उनमें से बेस्ट उद्बोधन में मैं शामिल करता रहा हूं इनको। तो हर मेंबर यही कह रहा है, मैं क्या चीज हूं, हर मेंबर यह कह रहा है कि उनके बाद में किसी भाषण की आवश्यकता नहीं है। किंतु प्रथा चल पड़ी है और प्रत्येक वर्ग के भाइयों ने यहां आकर अपने विचार व्यक्त किए, तो मैंने भी अपने कुछ गुरुजनों के कहने से अपना नाम अध्यक्ष की सेवा में अर्पित कर दिया है और सूक्ष्म में मैं अपने विचार आज आपके सम्मुख रखना चाहता हूं। चलना भाई। हाँ, आज का दिन पंडित नेहरू के द्वारा इस प्रस्ताव उपस्थित किए जाने का दिन हमारे देश में, हमारे देश के इतिहास में एक बधाई का दिन है। और जिस समय मैं ध्यानपूर्वक जवाहरलाल जी का भाषण सुन रहा था, उस समय मुझे ऐसा लग रहा था मानो हम अपनी यात्रा में एक मंजिल को समाप्त करके आज दूसरी मंजिल को प्राप्त कर रहे हैं। और इस समय जबकि हमारी अपनी यात्रा का एक भाग समाप्त होता है, उस समय हमारी आंखें बरबस पीछे की ओर मुड़कर जाती है और हम अपने गत इतिहास का अवलोकन करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। इस 20 वर्ष के इतिहास में हमारे बीच में एक महापुरुष ने अवतीर्ण होकर राष्ट्र की वीणा का तार तार जिसे सुंदर और कलापूर्ण रीति से झंझट कर दिया, उसके प्रति अगर हम नतमस्तक ना हो तो हम कृतज्ञता के दोष के भागी होंगे। वो गांधी जी की ओर इशारा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं महात्मा गांधी ने हमें हमारे राष्ट्रीय जीवन को जो कुछ दिया है, उनकी अब तक की देन हमें मिलती जा रही है, उनकी गणना कर सकना इस थोड़े समय में संभव नहीं है। फिर वो जो 27-28 वर्षों की जो यात्रा है उस पर अपनी बात को रख रहे हैं बालकृष्ण शर्मा जी। बड़ा सुंदर सा उद्बोधन के बाद में पंडित गोविंद मालवीय जी का उद्बोधन हो रहा है, जिन्होंने आज के दिन को झंडा दिवस के रूप में मनाने की बात रखी है। क्या कह रहे हैं जरा देखिएगा। सभापति जी, आज मैं जब यहाँ आया था तो मुझे कोई विचार भी नहीं था कि इस झंडे के ऊपर, झंडे के प्रश्न पर हम लोग कुछ कहेंगे, किंतु अपने देश के नेता लाडले पंडित नेहरू के व्याख्यान से प्रत्येक सदस्य के हृदय में उत्साह और आनंद की लहर फैली हुई है। उसके बाद हम सभी के चित्त में ये भावना उठी कि आज इस महत्वपूर्ण और पवित्र दिन पर अपनी श्रद्धांजलि अपने देश के झंडे के प्रति अर्पित करें। इसलिए मैंने भी अपना नाम सभापति जी को भेजा है कि मैं भी 2 शब्द कहना चाहता हूं। किसी देश के झंडे का महत्व उस झंडे के अनेक रंगों या उसके भागों या उसके किसी टुकड़े या हिस्से के ऊपर निर्भर नहीं होता है। उसमें कितने रंग हैं या कितने और चीजें हैं उसका महत्व नहीं होता है, बल्कि झंडे का महत्व होता है। वह झंडा कुछ भी क्यों ना हो, वह झंडा एक सफेद कपड़े का टुकड़ा ही क्यों ना हो, लेकिन जिस चिन्ह, जिस चीज को लेकर देश अपना झंडा बना लेता है, वही चीज, वही टुकड़ा, वही रंग, वही रूप उस देश के आत्मसम्मान का, उस देश की स्वतंत्रता का, उस देश की सारी हार्दिक भावनाओं का रूप वह झंडा हो जाता है। उस देश की सबसे प्रिय वस्तु वह झंडा हो जाता है। क्या बात कही है, क्या बात कही है। 135 करोड़ की जनता को यह बतलाने की आवश्यकता है कि आपकी सबसे प्रिय वस्तु जो है ये राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। इसी की ओर पंडित गोविंद मालवीय जी इशारा कर रहे हैं। ये तिरंगा झंडा हम आज 27 वर्ष से अपने माथे और छाती पर लिए हुए हैं और हिंदुस्तान की स्वतंत्रता के लिए हमने इस झंडे को हाथ में लेकर कितने ही बलिदान किए हैं।
मैंने कहा कि कोई झंडा हो या कोई चिन्ह हो, जिस चीज को देश अपना झंडा मान ले वह देश का इतिहास, देश के जीवन का सर्वप्रथम और सबसे ऊंची चीज हो जाती है। क्या रंग है कोई फर्क नहीं पड़ता, कैसा टुकड़ा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब हम लोग किसी वस्तु को या किसी रंग को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा में शामिल कर लेते हैं, इसके बाद में देश की सबसे बेस कीमती जो वस्तु है वो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा हो जाती है। इसकी और वो ऐसा संकेत करते हुए अपनी बात को रख रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जिस झंडे के पीछे इतनी कुर्बानी है, जिसके संबंध में वीरता, त्याग, देशभक्ति की कहानियां और गाथाएं बन गई है, वह तो यहाँ की एक बुनियादी वस्तु हो जाती है। आज इस झंडे के विषय में इस देश में बहुत सी राय दी जा रही है, बहुत से लोगों ने कई प्रस्ताव दिए। मैं जानता हूं प्रत्येक व्यक्ति जो प्रस्ताव करता है वह अपनी समझ से किसी न किसी विशेष और महत्वपूर्ण कारण से ही वैसा करता होगा। उसका प्रस्ताव यदि आज यहाँ नहीं माना जा सकता तो इसके माने ये नहीं है कि हम किसी अंग, किसी भाग या किसी व्यक्ति के विचार का आदर नहीं करते हैं। हम ये नहीं सोचते हैं कि जो झंडा आज हमने बनाया है उनमें किसी का मतभेद होने के कारण उसका अधिकार नहीं होगा, बल्कि हम जानते हैं कि उसके इस झंडे के ऊपर उतना ही अधिकार होगा जितना हमारा है। ऐसा गोविंद मालवीय जी अपने उद्बोधन में कह रहे हैं। बड़ा सुंदर सा भाषण जो है पंडित गोविंद मालवीय जी का आपके सामने रखने का प्रयास किया है। इसके बाद में तजमुल हुसैन साहब आ रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं, मैं कुछ शब्द कहना चाहता हूं। मेरा नाम सूची में नहीं है, पर मैं 2 या 3 मिनट में से अधिक समय नहीं लूंगा। क्या मुझे आपकी आज्ञा है? ऐसा वो तजमुल हुसैन साहब कहना चाह रहे हैं। अध्यक्ष, नहीं, मेरे पास सूची में अभी भी 25 से अधिक नाम है। तो तजमुल हुसैन साहब कहते हैं, मैं आशा करता हूं कि बाद में मुझे आपकी आज्ञा मिल जाएगी। तो अध्यक्ष महोदय कह रहे हैं कि वक्ताओं से अब मैं निवेदन करूंगा कि वे अपना भाषण संक्षेप में रखें, क्योंकि अब अपने पास केवल 40 मिनट बचे हैं और वक्ताओं की लिस्ट काफी बड़ी है। सब लोग 2-2 मिनट बोलेंगे। अब आगे से ये कहा जा रहा है। आ रहे हैं जोसेफ अल्बन डिसूजा साहब। वो कह रहे हैं, अध्यक्ष महोदय, मैं आपको तथा हाउस को ये गारंटी देता हूं कि मैं 2 या 3 मिनट से अधिक समय नहीं लूंगा। श्रीमान जी, इस सभा के मंच पर प्रथम तो एक भारतीय होने के रूप में, तत्पश्चात एक भारतीय ईसाई के रूप में मैं खड़ा होता हूं, और इस कारण आज जबकि राष्ट्रीय झंडे का परिचय कराया गया और उसको गाड़ दिया गया है, मतलब लगा दिया गया है, तो समस्त राष्ट्र में हर्ष और आनंद छा गया है। सर्वप्रथम प्रत्येक भारतीय घर में और उसके साथ साथ प्रत्येक भारतीय ईसाई के घर में। श्रीमान जी, इस प्रस्ताव के प्रेषक महोदय पंडित नेहरू ने बड़े प्रभावशाली तथा सुंदर ढंग से हमें बताया है कि किस प्रकार ये झंडा सबसे पहले तो हमारी सुंदर और हमारी महान परंपरा को बताता है और समान रूप से हमारे ऐतिहासिक दशाओं को बताता है। इसकी और वो डिसूजा साहब इशारा करते हुए अपनी बात को रख रहे हैं। इसके बाद में आ रहे हैं हमारे जोधपुर के जय नारायण व्यास जी, जिनके नाम पर हमारा विश्वविद्यालय, जिनके मंच से खड़े होकर मैं आप लोग से बातचीत कर रहा हूं। जय नारायण जी व्यास इस अवसर पर अपनी बात को क्या रख रहे हैं, जरा देखिएगा। राष्ट्रीय झंडे की जो प्रशंसा की गई है उसके बारे में ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। इसकी महिमा का जो संगीत गाया गया है उसके स्वरों में मैं भी एक हल्का सा स्वर देशी राज्यों की ओर से, पिछड़ी हुई जनता की ओर से मिला देना चाहता हूं। इस तिरंगे झंडे के नीचे न सिर्फ प्रांतों के लोगों ने बल्कि देशी राज्यों की प्रजा ने भी लड़ाई लड़ी है अपनी आजादी के लिए। वह आजादी जो विदेशियों की गुलामी की वजह से हम पर लादी गई थी, हमने अपनी आर्थिक आजादी के लिए, हमने अपनी सांस्कृतिक आजादी के लिए, सामाजिक आजादी के लिए ऐसी लड़ाइयां इस तिरंगे झंडे के नीचे खड़े रहकर लड़ी है। ऐसा जय नारायण जी व्यास अपने उद्बोधन में कह रहे हैं। इस व्यक्ति से भी संबंध है जिस व्यक्ति ने आज आपके सामने इस झंडे का प्रस्ताव रखा है। मेरा मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू से है, जिनके बिना हमारी देशी राज्यों की प्रजा का आंदोलन, प्रजा का मूवमेंट, प्रजा की प्रगति आज जिस हद तक पहुंची है वह शायद ही नहीं पहुंच पाती। आज इस झंडे के साथ साथ उनका नाम है और इस झंडे के साथ जो भावनाएं उनकी है, उन भावनाओं में हम अपनी भावनाओं को मिलाते हैं। ऐसा व्यास जी कह रहे हैं। इस झंडे में पहले चरखे का चिन्ह था, अब उसके बदले में चक्र का चिन्ह है जो गति का चिन्ह है। इस चरखे वाले झंडे के नीचे जो प्रांतों के रहने वाले हैं उन्होंने अपनी आजादी हासिल कर ली है, लेकिन जो देशी राज्यों के रहने वाले हैं उनको अब तक अपनी आजादी कुछ अंशों में हासिल करनी है, और वह है हमारा उत्तरदायी शासन। देशी रियासतों पर राजा महाराजाओं का शासन था, अभी उनका भविष्य तय होना बाकी है। इसी की ओर व्यास जी इशारा कर रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं ये झंडा हमारे देश का झंडा है। आज
वह प्रांतों से में विभक्त है, ये अलग अलग जातियों का झंडा है। आज वह हिंदू का है, मुसलमान का है, सिखों का है, पारसियों का है, इसलिए ये झंडा सब जगह लहराए, वाइसराय की बिल्डिंग में भी लहराए, राजा के महलों में भी लहराए, गरीब के झोंपड़ों पर भी लहराए। यही हमारी भावना है और इस भावना के साथ मैं झंडे का वंदन करता हूं। ऐसे हमारे जय नारायण जी व्यास इस झंडे पर अपने विचार प्रकट करते हुए कह रहे हैं, झंडा वाइसराय की बिल्डिंग पे भी लहराए, झंडा महाराजा के महल पे भी लहराए, झंडा झोपड़ियों पर भी लहराए। इस प्रकार की विचारों के साथ अपनी बात को खत्म करते हैं व्यास जी। आगे आ रहे हैं एस नागपा जी, जो कि मद्रास से हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारे आदरणीय नेता पंडित नेहरू जी ने जो प्रस्ताव पेश किया उसका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। श्रीमान जी, ये वह झंडा है जिसके नीचे हम विगत 60 वर्षों से कुछ करते गए हैं और अंत में विजय प्राप्त हुई है। हमें इस झंडे पर अभिमान है। इसमें 3 रंग है और ये तीनों रंग हमारे देश में 3 संप्रदायों के द्योतक है, ऐसा नागपा जी कह रहे हैं, जो कि संगठित होकर एक हो गए। झंडा ये भी बताता है कि देश क्या चाहता है। हम दूसरे देशों को कैद करना नहीं चाहते, हम साम्राज्यवादी बनना नहीं चाहते, हम दूसरे देशों को अपने सामने शीश झुकाता देखना नहीं चाहते। जो कुछ हम चाहते हैं वह ये है कि हमारा झंडा शांति, उन्नति और समृद्धि का चिन्ह बनकर समस्त संसार में लहराए, ऐसा नागपा जी कह रहे हैं। आगे कहां जा रहे हो भाई? हाँ, फिर आ रहे हैं लक्ष्मी नारायण साहू जी, जो कि उड़ीसा के हैं। वो क्या कह रहे हैं? श्रीमान जी, पंडित नेहरू जी द्वारा इतनी योग्यता, विलक्षणता और मैं तो कहूंगा कि जादूगरी से प्रेषित किए गए प्रस्ताव का हार्दिक समर्थन करता हूं। जो झंडा हमको भेंट किया गया है वो उड़ीसा में मेरे निजी स्थान की याद दिलाता है। उड़ीसा में जगन्नाथ जी का मंदिर है जिस पर 1000 वर्ष के पूर्व से ही अनंत चक्र स्थित है, जो कि नील चक्र कहा जाता है, और उसके साथ एक झंडा है जो पतित पावन वन, अर्थात वह झंडा जो गरीबों का है, अछूतों का है कहा जाता है। मैं चाहता हूं कि इस अवसर पर हमारे सब नेता लोग जगन्नाथ जी के मंदिर में अछूतों के प्रवेश कराने का प्रयत्न करेंगे, जो कि आज तक उनके लिए बंद है, ऐसा लक्ष्मी नारायण जी साहू, जो कि संविधान सभा के मेंबर है, वो कह रहे हैं। इस झंडे पर ये जो चक्र मुझे और भी अनेक बातों की याद दिलाता है जो कलिंग और उस समय मगध से संबंधित है, जिसके अध्यक्ष महोदय आप स्वयं निवासी हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खुद बिहार से थे। वो कह रहे हैं, जब मैं इस झंडे के 3 रंगों को देखता हूं तो मुझे जगन्नाथ जी के मंदिर की 3 मूर्तियां भी याद आती है। जगन्नाथ भगवान का नीला रंग है, बलराम का सफेद रंग है और सुभद्रा देवी का पीला रंग है, जिसके दाएं बाएं जगन्नाथ और बलराम जी है, एक प्रकार से नारी जाति की रक्षा करते हुए। इस चिन्ह को मैं पूजा करता हूं क्योंकि एक प्रकार से ये मेरे देश का चिन्ह है, जहां से मैं इस संविधान सभा का सदस्य होकर आया हूं। इसके बाद में रेवरेंड जेरोम डिसूजा जी आ रहे हैं, मद्रास से हैं। वो कह रहे हैं, अध्यक्ष महोदय, इस शुभ अवसर पर जबकि भारत बिना किसी धर्म, जाति, मत, प्रांत, प्रदेश के भेदभाव के उस राष्ट्र चिन्ह को स्वीकार कर रहा है जो संसार की काउंसिलों में उसका प्रतीक होगा। श्रीमान जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने इस आनंद गान में मुझे भी शामिल होने का अवसर दिया। श्रीमान जी, जिन लोगों ने विदेशों में जनता के प्रदर्शन और आडंबर देखे हैं, उन्होंने ये देखकर दीन भाव अनुभव किया होगा कि हमारा महान देश, उसके विशाल जन समुदाय, उसकी प्राचीन परंपरा, सभ्यता और उसके अतुलनीय सौंदर्य का प्रतीक उन आडंबरों में नहीं पाया जाता है। इस प्रकार की बात कह रहे हैं। मैं ये मानता हूं कि झंडे के लाक्षणिक अर्थ को, शास्त्रोक्त पद्धति को, उसके फहराने के महत्व को और अन्य बातें जो उसके साथ है, उन सब को हमारे लोगों ने बहुत अच्छी तरह से समझ लिया है। हम अपने विधि से बहुत प्रेम है, हम अपने प्रतीक और चिन्हों की बौद्धिक संपत्ति से परिपूर्ण रखते हुए इस झंडे को क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं। इस प्रकार की बात को वो कह रहे हैं। फिर वो आगे कह रहे हैं, पंडित नेहरू ने उन आध्यात्मिक गुणों का उल्लेख किया था जिसके आधार स्वरूप राष्ट्र जीवित रहता है और जो इस झंडे में प्रदर्शित होने भी चाहिए। चक्र के अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु उन आध्यात्मिक गुणों का प्रदर्शन करने के लिए अधिक उपयुक्त और प्रशंसनीय नहीं हो सकती थी। जो पंडित नेहरू जी ने जो चक्र शामिल किया वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि उसमें सारी आध्यात्मिक शक्तियां आ गई है। इसके अलावा कोई और ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता था जिनमें ये बातें शामिल हो जाए, ऐसी वो बात कह रहे हैं। इसके बाद में अध्यक्ष आप बोल रहे हैं कि अभी सूची में अनेक वक्ताओं के नाम है, परंतु मैं पहले ही ये कह चुका हूं कि अंतिम भाषण के लिए मैं श्रीमती नायडू को आमंत्रित करूंगा। अब मैं निवेदन करता हूं कि वे सभा में अपना भाषण दें।
सरोजनी नायडू वक्ता के रूप में आ रही है। और आप लोग जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पहले कह दिया कि मैं अंतिम वक्ता के रूप में सरोजनी नायडू को बुलाऊंगा। क्या कह रही हैं सरोजनी नायडू, जरा सुनिएगा। बिहार से आती हैं सरोजनी नायडू। ठीक है। अध्यक्ष महोदय, हाउस इस बात से परिचित है कि आज प्रातःकाल ही भाषण देने के लिए मैंने बारंबार मना किया था। मैंने सोचा पंडित नेहरू का भाषण सुंदरता, प्रतिभा और औचित्य के गुणों से इतना वीर रसपूर्ण था कि वह भाषण ही इस हाउस की आकांक्षाएं, भावनाएं और आदर्शों को प्रकट करने के लिए पर्याप्त था। कितना सुंदर बोला उन्होंने। जब मैंने विभिन्न संप्रदायों के प्रतिनिधियों को, जो इस हाउस के सदस्य हैं, इस झंडे के प्रति अपनी निष्ठा प्रकट करते हुए देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई। मेरे पीछे बिहार प्रांत के जो लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने मुझे विशेषकर याद दिलाया कि यदि मैं ये कहना भूल गई कि इस झंडे में जो आज स्वेच्छापूर्वक और गौरव सहित हाउस द्वारा स्वीकार किया जा रहा है, अशोक के धर्म चक्र का चिन्ह है, जिसको वे बिहारी मानते हैं। वो बिहार का इस चक्र के साथ संबंध जोड़कर कह रही है। तो मेरा जीवन और पद उस प्रांत में संकटमय हो जाएगा। परंतु आज मैं यहाँ जो कुछ कह रही हूँ वो किसी संप्रदाय, मत या स्त्रियों की ओर से नहीं कह रही हूँ। यद्यपि हाउस के सदस्यों का यह हट है कि किसी स्त्री का भाषण होना चाहिए। वो कह रहे हैं कि सदस्य ये चाहते हैं कि किसी स्त्री का भाषण होना चाहिए, लेकिन मैं स्त्री की तरफ से नहीं बोल रही हूँ, मैं किसी मत की तरफ से नहीं बोल रही हूँ, मैं किसी संप्रदाय की तरफ से नहीं बोल रही हूँ, मैं राष्ट्र की एक नागरिक होने के नाते बोल रही हूँ। ऐसा वो कह रही है। मैं समझती हूँ कि विश्व सभ्यता की प्रगति में अब वह समय आ गया है कि जब हमें स्त्री और पुरुष के भेदभाव की भावना तथा या देश की सरकारी नौकरियों में स्त्री पुरुष के प्रतित्व का विचार नहीं रखना चाहिए। मैं इसलिए उस प्राचीन माता की ओर से, जिसने नवीन रूप धारण कर लिया है, बोलती हूँ। उसका हृदय अखंड है और उसकी आत्मा अविभाज्य है। उसका प्रेम अपनी समस्त संस्थानों के लिए समान है। उसकी ओर से मैं बोल रही हूँ। मैं कोई स्त्री या किसी संप्रदाय की ओर से नहीं बोल रही हूँ। फिर वो आगे बढ़ती हुई कह रही है, मेरे दीर्घ जीवन में कई बार विदेश यात्राओं में, क्योंकि भाग्य और प्रकृति से ही मैं स्वेच्छाचारिणी हूँ, मैंने स्वतंत्र देशों में संताप की भयानक घड़ियों में को बिताया है, क्योंकि भारत का कोई झंडा नहीं था। इससे मुझे बड़ा दुख हुआ। अब देखिए, सरोजनी नायडू अपने भाषण में कह रही कि मैं जहाँ जहाँ विदेश यात्राओं पर गई है, वहाँ पर मुझे भारत का झंडा जब देखने को नहीं मिलता था तो मुझे बहुत दुख होता था। वो कुछ घटनाओं का एग्जाम्पल भी दे रही है। जरा देखिएगा वो क्या कह रही है। विगत युद्ध के पश्चात जिस दिन वर्सलिज में संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए गए, संयोगवश मैं पेरिस में थी। सर्वत्र हर्ष ही हर्ष था और संगीत भवन समस्त राष्ट्र के झंडों से सुसज्जित था। एक प्रसिद्ध अभिनेत्री रंगमंच पर आई, जिसके लिए कार्यक्रम में परिवर्तन किया गया। जब तक उसने फ्रांस के झंडे को अपने चारों ओर लपेट लिया, समस्त दर्शकगण एक साथ खड़े हो गए। वो कह रही है कि एक मैं कमेटी की मीटिंग में कहीं गई हुई थी, तो एक अभिनेत्री मंच पर आई और उसने जैसे ही अपने झंडे को लपेटा तो सारे दर्शक मोहित हो गए। उस समय मुझे फील हुआ कि मेरा झंडा कहाँ है। क्या कह रही है वो जरा सुनिएगा। समस्त दर्शकगण एक साथ खड़े हो गए और उसके साथ उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रीय गीत द मर्सलीज को गाया। एक भारतीय ने अपनी आंखों में आंसू भरकर मुझसे पूछा कि हमारा झंडा कब बनेगा, हमारा झंडा कब बनेगा। उस दर्द को महसूस करने की आवश्यकता है कि जब झंडा नहीं होता है तब हमारे ऊपर क्या बीतती है। सरोजनी नायडू उस दर्द को बता रही है। अभी तो एक कहानी आई है। मैंने उत्तर दिया कि शीघ्र ही वह समय आने को है जबकि हमारा अपना झंडा होगा और अपना राष्ट्रीय गीत होगा। फिर वो बोल रही है, संधि पत्र पर हस्ताक्षर हो जाने के पश्चात ही न्यूयॉर्क के एक उत्सव में मुझे भाषण देने के लिए बुलाया गया। जिस विशाल भवन में संसद बैठी थी उसमें 44 राष्ट्रों के झंडे फहरा रहे थे। मैंने सब राष्ट्रों के झंडे की ओर देखा और बोलते ही मैंने पुकारा कि स्वतंत्र राष्ट्रों की इस विशाल सभा में यद्यपि स्वतंत्र भारत का झंडा नहीं है, फिर भी निकट भविष्य में उसका झंडा संसार का एक महान ऐतिहासिक झंडा होगा। वह मेरे लिए संताप का समय था, दुख का समय था, पीड़ा का समय था, जबकि कुछ मास पूर्व ही बर्लिन की अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में 42 राष्ट्रों ने अपने सदस्यों को भेजा। वहां वे किसी दिन प्रातःकाल राष्ट्रीय झंडे की परेड करने की योजना बना रही थी। भारत का कोई सरकारी झंडा नहीं था, लेकिन मेरे सुझाव पर कुछ भारतीय सदस्यों ने अपनी साड़ियों की पट्टियां फाड़ी और सारी रात तिरंगा झंडा बनाने में लगी रही। अरे महसूस करो इस दर्द को।
इस दर्द को महसूस करो कि 42 देशों की मीटिंग हो रही थी और सब देश अपने अपने झंडे को फहराने की योजना बना रहे थे। हमारे पास कोई झंडा नहीं था, तो हमारी साथ में जो कुछ महिलाएं थी उन्होंने अपनी साड़ी के कुछ पन्ने जो है वो पटिया फाड़ी और सारी रात मेहनत करके हमने अपना झंडा बनाया। आप सोचिए यार, झंडे का संघर्ष को महसूस कीजिए। ऐसे कोई 3 रंग का झंडा कोई कपड़ा का टुकड़ा थोड़ी है, इसके पीछे संघर्ष की कहानी। वापस बोलता हूं, क्या कह रही है वो कह रही है, कुछ मास पूर्व ही बर्लिन की अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में 42 राष्ट्रों ने अपने सदस्यों को भेजा। वहां वे किसी दिन प्रातःकाल राष्ट्रीय झंडों की परेड कराने की योजना बना रहे थे। भारत का कोई सरकारी झंडा नहीं था, लेकिन मेरे सुझाव पर कुछ भारतीय सदस्यों ने अपनी साड़ियों में से पट्टियां फाड़ी और वे सारे रात तिरंगा बनाने में लगी रही, जिससे कि राष्ट्रीय झंडे की अनुपस्थिति में हमारा देश का अपमान ना हो पाए। साड़ियों के पल्लू फाड़ दिए कुछ लोगों ने, ताकि पूरी रात झंडा बनाया हमने, ताकि हमारा किसी भी प्रकार का अपमान नहीं हो, कहीं इंसल्ट नहीं हो जाए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कि देखो भारत का कोई राष्ट्रीय झंडा नहीं है। अरे ये वो लोग थे भाई। लेकिन सबसे अधिक कष्टप्रद दुख अभी केवल कुछ मास पूर्व ही हुआ, जब पंडित नेहरू की प्रेरणा से एशिया के राष्ट्र दिल्ली में शामिल हुए और एशिया के संगठन की पुष्टि की। रंगमंच के पीछे की दीवार पर एशिया के प्रत्येक राष्ट्र के झंडे थे। ईरान का झंडा था, चीन का झंडा था, अफगानिस्तान का झंडा था, श्याम का झंडा था, छोटे बड़े सभी देशों के चिन्ह थे। लेकिन हम आत्मनिषेधक सामयिक विधान, सेल्फ डिनाइंग ऑर्डिनेंस का प्रयोग किया, जिससे हम सावधानी से इस प्रतिज्ञा का पालन कर सके कि कॉन्फ्रेंस में दल आश्रित राजनीति के लिए कोई स्थान नहीं है। उस निश्चय पर जिसके द्वारा कांग्रेस के तिरंगे झंडे को एशिया कॉन्फ्रेंस से अलग रखा, जितना कि हमें दुख हुआ उतना दुख हमें कभी भी नहीं हुआ। उस दुख को समझ सकते हैं। और आपको दुख नहीं होता है कि जब दिल्ली में कॉन्फ्रेंस हुई कुछ देशों की, पंडित नेहरू के आग्रह पर एशिया के विभिन्न देश आए, छोटे मोटे देश आए, सबके झंडे लगे, लेकिन हमारा झंडा नहीं लग पाया। हमने कांग्रेस का झंडा लगाना चाहा तो मना कर दिया गया कि नहीं, किसी पॉलिटिकल पार्टी का झंडा नहीं लगाने देंगे। उस दिन हमको कितना दुख हुआ इसको बयान नहीं कर सकते, ऐसा सरोजिनी नायडू कह रही है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का महत्व समझिए। झंडा जब नहीं होता है तो उसका दर्द क्या होता है। आप उस खिलाड़ी को पूछिए, जब वो ओलंपिक में कभी कोई मेडल जीतता है तो वो जिस तरह से ध्वज से लपेट कर जब वो दौड़ता है। आप उन क्रिकेटर्स को पूछिए, जब वो वर्ल्ड कप जीते थे 2011 में, जब वो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लेकर पूरे स्टेडियम में जब दौड़े थे, तो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लेकर क्यों दौड़े थे? क्योंकि वो जानते हैं यही वो चीज है जो देश की सबसे ज्यादा सम्मानित चीज है। और संविधान सभा में विभिन्न दिनों पर, विभिन्न प्रावधानों पर आपको न केवल बहस देखने को मिलेगी, बल्कि लोगों के विचार भी अलग अलग देखने को मिलेंगे। लेकिन आज का दिन जो ऐतिहासिक दिन है, एक प्रकार की भाव में सारे मेंबर्स बहते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। फिर वो क्या कह रहे हैं सरोजिनी नायडू, आगे जरा देखिएगा। लेकिन आज हमारे उस दुख और लज्जा का अंत हुआ। क्या कह रहे हैं? आज हमारे उस दुख का और लज्जा का अंत हुआ, दुख का भी और लज्जा का भी। आज इस झंडे की हम न्याययुक्त स्थापना, पुष्टि और इसका अभिवादन करते हैं, जिसके नीचे हम में से हजारों ने संघर्ष किया है और बलिदान दिया है। स्त्री, पुरुष, वर्ग, युवा, राजा, रंग, हिंदू, मुसलमान, सिख, जैन, ईसाई, पारसी, सभी ने इस झंडे के नीचे संग्राम किया है। जब मेरे मित्र खलील कुज़मा जब बोल रहे थे, तो मैंने अपने सामने उन मित्र और साथी मान देशभक्तों को देखा जो मुसलमान थे और जिन्होंने इस झंडे के नीचे कष्ट सहे। मुझे मोहम्मद अली, शौकत अली, डॉक्टर अंसारी, अजमल खान का ख्याल आया। मैंने इस छोटे से पारसी संप्रदाय का जिक्र किया, जो कि वृद्ध दादा भाई नौरोजी की जाति है और जिसकी प्रपोत्री ने अन्य लोगों के साथ संघर्ष में भाग लिया, जेल की यातना सही और भारत की स्वतंत्रता के लिए त्याग किए। मुझसे एक व्यक्ति ने, जिसे पक्षपात के कारण कुछ सूझता नहीं था, पूछा, आप इस झंडे को, भारत का झंडा कैसे सहन कर सकती है? भारत तो विभाजित हो गया। मैंने उससे कहा, यह तो केवल अस्थायी भौगोलिक विभाजन है। कि मुझसे किसी ने कहा कि आप इस झंडे को कैसे सहन कर सकती है, भारत का विभाजन तो हो गया। तो मैंने कहा, यह अस्थायी भौगोलिक विभाजन है। सरोजिनी नायडू संविधान सभा में यह कह रही है। भारत के हृदय में विभाजन की भावना नहीं है। लोग वाह वाह बोले। आज मैं सबसे इस झंडे का आदर करने की विनती करती हूं। वह चक्र क्या बताता है? वह अशोक महान के धर्म चक्र का प्रतीक है, जिसने अपना शांति और भातृत्व का संदेश समस्त संसार को दिया। क्या उन्होंने सहयोग, भातृत्व और साचार्य के आधुनिक आदर्श का आभास नहीं किया? क्या वह चक्र प्रत्येक व्यक्ति के हित और कर्तव्य का चिन्ह स्वरूप नहीं है? ऐसा वो अपने उद्बोधन में बोल रही है।
उसके कार्य को कौन सीमित करेगा? इस झंडे के वंशानुगत क्रम को कौन सीमित रखेगा? ये झंडा किसका है? ये भारत का है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हमें बताया कि भारत कभी एकांकी नहीं रहा। मैं चाहती हूं कि वे ये और कहते, भारत मित्र और शत्रु के लिए समान है। क्या ये समान नहीं रहा? क्या संसार की समस्त संस्कृतियों ने उसकी संस्कृति को कुछ देन नहीं दी? क्या इस्लाम भारत में सार्वजनिक भातृभाव के आदर्श को नहीं लाया? क्या पारसी अपने दृढ़ साहस को नहीं लाए, जो अपने अग्नि देवालय में दहकते हुए लट्टे को लेकर ईरान से भागे, और जिस मंदिर का फर्श आज हजारों वर्ष पश्चात भी नाश को प्राप्त नहीं हुआ? क्या ईसाइयों ने दिन से दिन जन की सेवा नहीं की? इस तरह से वो अपनी बात को रख रही है। फिर वो बोल रही है, मेरे बहुत से मित्रों ने इस झंडे की अपनी अंतःकरण से प्रेरित काव्य द्वारा प्रशंसा की है। मैं स्त्री और कवि होते हुए भी आपके सामने आज ये गद्य में कह रही हूं कि हम नारियां भी भारतीय अखंडता की हामी हैं। याद रखिए, इस झंडे के नीचे ना कोई राजा है, ना कोई रंक है, ना कोई धनी है और ना ही कोई निर्धन है। किसी को कोई विशेष अधिकार नहीं है, केवल कर्तव्य, उत्तरदायित्व और त्याग ही त्याग है। हिंदू, मुसलमान, ईसाई, जैन, सिख, पारसी और अन्य कोई भी हो, हमारी भारत माँ का अखंड हृदय है और अविभाज्य आत्मा है। नए भारत के नर नारियों, उठो और इस झंडे का अभिवादन करो। मैं आपको आज्ञा देती हूं कि उठो और इस झंडे का अभिवादन करो। सरोजनी नायडू। इसके बाद में अध्यक्ष आ रहे हैं, कह रहे हैं, मैं सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जो प्रस्ताव उनके सामने रखा गया है उसे स्वीकृति प्रदान करें और अपने अपने स्थान पर आधे मिनट तक खड़े होकर झंडे के प्रति सम्मान प्रकट करें। इसके बाद में संविधान सभा के सारे सदस्य खड़े हो गए, आधे मिनट तक खड़े रहे और इसके बाद में झंडे को स्वीकार कर लिया गया। 22 जुलाई 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय पताका के संदर्भ में जो प्रस्ताव रखा वो स्वीकार हो गया। संविधान की सभा के सारे मेंबर्स आधा मिनट तक खड़े रहे। अध्यक्ष, स्थगित होने से पूर्व मुझे एक घोषणा करनी है। भविष्य के कार्यक्रम पर कल मुझसे एक प्रश्न पूछा गया था। मैंने संविधान सभा के कुछ सदस्यों तथा कार्यकर्ताओं से परामर्श किया। मैं ये कह सकता हूं कि इस मास में संभव है कि संघीय विधान कमेटी की रिपोर्ट पर वाद विवाद समाप्त हो जाएगा। यदि हम इस मास की 30 या 31 तारीख तक ऐसा कर सके तो उसके पश्चात हम अधिवेशन को स्थगित कर देंगे। 30-31 जुलाई तक हम संघ के संदर्भ में जो पंडित नेहरू जी ने जो रिपोर्ट रखी है उसके विभिन्न प्रावधानों पर हम लोग चर्चा कर लेंगे, तो फिर मैं सदन को स्थगित कर लूंगा। फिर वो कह रहे हैं आगामी माह की 15 तारीख को फिर हम यहाँ आना है, 15 अगस्त को हमको फिर यहाँ आना है, जबकि ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि जनता के प्रतिनिधियों को सत्ता हस्तांतरित करेंगे। जब सदस्य उस कार्यक्रम के लिए आएंगे, मैं ये सुझाव रखता हूं कि 15 अगस्त के पश्चात हम अपनी बैठकें करें और संघ संबंधी अधिकार समिति की रिपोर्ट को लें, यदि हाउस को यह मंजूर है तो। सभी सदस्य बोलते हैं हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। अध्यक्ष बोलते हैं अल्पसंख्यक समिति की रिपोर्ट भी हमारे सामने आ जाएगी और अगले अधिवेशन में हम उसको भी समाप्त करना चाहेंगे। पंडित नेहरू जी, अध्यक्ष महोदय, क्या मैं आदरपूर्वक निवेदन करूं कि ये दो झंडे जिनका आज प्रातःकाल प्रदर्शन किया गया, एक विशेष रूप से सुरक्षित रखा जाए और अथवा उनको हमारे जो नेशनल जो म्यूजियम है उसमें रखवा दिया जाए। पंडित नेहरू जी ने कहा कि जो झंडे मैंने आपको भेंट किए उन दोनों झंडों को आप म्यूजियम में रख दें, विशेष रूप से इनको रखा जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं इसे मंजूर करता हूं। नेहरू जी की बात को मंजूर कर लिया। फिर एक माननीय सदस्य बोले जिनका नाम नहीं है, हाउस की ओर से मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप महात्मा गांधी के प्रति हमारे श्रद्धात्मक भावों को उन तक पहुंचा दें और उनको ये सूचना दे दें कि हम बड़े समारोह के साथ कार्यक्रम का पालन कर रहे हैं। अध्यक्ष कह रहे हैं ठीक है, मैं ये बड़े हर्षपूर्वक कह दूंगा। परिषद यानी सभा बुधवार तारीख 23 जुलाई 1947 को 10 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। यानी लगभग 2 घंटे तक हमने आज चर्चा की। आज आपने देखा कि किस तरह से हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को स्वीकार किया गया। आप लोगों ने बहुत तल्लीनता के साथ, बहुत श्रद्धापूर्वक भाव के साथ इन सारे विचारों को सुना। मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं। कल हम संविधान सभा के जो चौथा जो सत्र चल रहा है उसको और आगे बढ़ाएंगे। कल सुबह 7:30 बजे वापस मिलेंगे। आज 22 तारीख है, 23 को बैठक होगी, 24 को बैठक होगी, 25 और 26 जुलाई को बैठक नहीं होगी। 25 और 26 जुलाई उस समय 1947 में शनिवार और रविवार के रूप में आ रहे हैं,
इसलिए 25 और 26 जुलाई को बैठक नहीं होगी। फिर भी कई लोग मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार मैसेज करते हैं, सर क्या हुआ, लिंक मिला ही नहीं, सर खुल नहीं रहा है। अरे क्या नहीं मिला, लिंक मिलाओ। किससे? संविधान सभा की बैठकों के साथ। इस लिंक से काम नहीं चलेगा। और फीडबैक दे दो, ये नहीं। हमेशा संविधान सभा की ये जो बहस चल रही है, उस बहस का जो महत्व है, उस महत्व को समझेगा। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। कल मिलते हैं सुबह 7:30 बजे। थैंक यू।